उसमें हमने देखा था कि हमने वेबसाइट्स फाइंड कैसे करनी है, इसके अलावा उनका डीए और उनकी जो ट्रैफिक थी वो हमने फाइंड की थी। आप में से किन लोगों ने वो 30 साइटें फाइंड कर ली हैं? तो टोटल 90 साइट्स जिन लोगों ने फाइंड की हैं। ओके, मतलब लेस देन 50% लोग हैं। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है जी कि जो काम हम करते हैं ना, तो उसको आपने नेक्स्ट डे लाजमी करके आना। देखिए आपके 3 डेज है ना, 3 दिन क्लास है, तो मेरा ख्याल है बाकी दिन में बाकी सारे काम तो हो सकते हैं। जिन दिनों क्लास आपकी होती है तो जो चीज़ आपको सिखाई जाती है ना, चले 100% अगर नहीं हो रहा किसी वजह से अगर, तो कम से कम उसका 50% तो करके लाए ना। तो ताकि कुछ प्रैक्टिस आपकी जो है ना वो लाजमी उसके अंदर हो जाए, ठीक है ना, ताकि ये को जब आपका कोर्स खत्म हो तो ये ना हो काम सारा इकट्ठा हुआ हो आपका और एट द एंड आपको समझ ना आ रही हो कि हम कहाँ से शुरू करें। ये काम को आपने साथ साथ करना है। और जो वेंडर्स वाला काम है स्पेशली, ये तो चलता रहेगा आपका, मतलब ये तो हमने काम करते रहना है, क्योंकि डाटा हमारा जितना अच्छा होगा और ज्यादा होगा उतना हमें क्लाइंट्स ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस बन जाते हैं। बहरहाल जी, अब आज का जो काम हमारा है हमने वहीं से स्टार्ट करना है जहां से कल हमने उसको एंड किया था। अब यहाँ देखें, जो कल शीट मैंने आपको दिखाई थी उस शीट के अंदर हमने वेबसाइट के नेम्स लिखे थे, उसका आगे डीए मेंशन किया था और साथ हमने उसकी ट्रैफिक निकाल के पुट कर दी थी। अब एक चीज रह गई है जिसका नाम है डी आर। तो आज हमने 3 टर्म्स को पहले देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर आगे हमने ईमेल्स की तरफ जाना है कि ईमेल्स हमने क्या करनी है, कैसे करनी है और क्या पैटर्न होगा उसका। तो सबसे पहली चीज जो है वो डीआर। डीआर से मुराद है डोमेन रेटिंग। मुझे बताएं डीए से मुराद क्या था? डोमेन अथॉरिटी। और मैंने कहा था डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट और अथॉरिटी का मतलब है पावर, यानी वेबसाइट की पावर। अब वेबसाइट की पावर को बताने के लिए मोस्ट जो कंपनी है वो डीए के टर्म इस्तेमाल करती है और जो सेमरश है वो इस्तेमाल करती है एएस, अथॉरिटी स्कोर। यानी उसी पावर को, पावर का नाम क्या रख दिया, मोज ने रख दिया डीए, सेमरश ने क्या रख दिया, एएस। और जो एहरफ्स है, कल मैंने आपसे कहा था बड़ी ज्यादा कंपनीज हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 3 है, मोज है, एहरफ्स है और सेमरश है। तो जो एहरफ्स है वो वेबसाइट की पावर को शो करती है डीआर से। तो जब भी हम डीआर कहेंगे, डीआर का मतलब डोमेन रेटिंग, और डोमेन रेटिंग का मतलब भी क्या है, डोमेन की पावर। ठीक है जी। और मैंने कल आपको बताया था कि सिर्फ मोस्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक टूल को धोखा देना पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2-3 टूल्स के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हर टूल इसके बारे में अच्छे स्टैट्स बता रहा है। तो लिहाजा हमने क्या करना है जी, कल जिस साइट को हमने जिसका डीए चेक किया था, जिस तरह ये साइट थी द हेल्थ के ब्लॉग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके अब मैं ओपन करूंगा वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर एहरफ्स की वेबसाइट है, यहाँ आपको साइन अप नहीं करना पड़ेगा, अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाए बगैर ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये जो लिंक्स है आपकी शीट में दिए हुए हैं, एहरफ्स अथॉरिटी चेकर और उसके बाद एवरेज एरफ जो है वो ट्रैफिक चेकर। दोनों यहाँ पे जो लिंक्स हैं वो गिवन है, दोनों को हम बारी बारी यहाँ देख लेते हैं। तो ये दो द हेल्थ के ब्लॉग वेबसाइट है, जब मैं चेक अथॉरिटी करूंगा तो यहाँ पे वही जो रिकैप्चा है, उसके बाद यहाँ देखिए इसने बता दिया डोमेन रेटिंग जो है, यानी जो डी आर है इस वेबसाइट का वो 73 है। और मुझे बताएं कल हमने क्या चीज प्लान की थी कि जिसका डीए कितना हो तो वेबसाइट अच्छी होगी? हमने कहा था कम से कम 20 होना चाहिए, 20 से ऊपर होगा तो वेबसाइट ठीक है। इसी तरह किसी वेबसाइट का डीआर अगर 20 या 20 प्लस है तो वेबसाइट जो है वो ठीक है। तो यहाँ हमें अब 3 चीजें समझ आ गई हैं जो हमने नोट करनी है। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि वेबसाइट का डीए कम से कम 20 होना चाहिए। नंबर 2, उसका डीआर भी कम से कम 20 होना चाहिए। और नंबर 3, उसकी जो ट्रैफिक है कम से कम 1000 होनी चाहिए। अब ट्रैफिक आप फाइंड कर सकते हैं एhref से भी और सेमरश से भी। कल हमने कहाँ से फाइंड की थी? सेमरश। वो जो एसईओ क्वेक है वो सेमरश की ट्रैफिक बताती है ना। तो आज हम एhref से ट्रैफिक फाइंड करना भी सीख लेते हैं। एhref ट्रैफिक चेकर यहाँ वेबसाइट पुट करेंगे और यहाँ जब चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री में आपको इस वेबसाइट की ट्रैफिक बताएगा और ये ट्रैफिक के साथ चंद एक चीजें और भी बताएगा ना। देखिए इसने बता दिया ट्रैफिक 8.2 के है
और ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है? पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूके और यूएई। और मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा, बाज़ कल क्लाइंट हमसे कहते थे कि मुझे मुझे यूएसए की साइट चाहिए, मैंने यूएसए की साइटों पे पोस्ट लगानी है, कोई कहता है मैंने यूके की साइटों पे पोस्ट लगानी है। अब जब मैं कहता हूँ ना कि यूके की साइट, तो यूके की साइट से दो चीज़ें मुराद हैं। पहली चीज़, ऐसी वेबसाइट्स जो कि यूके की टीएलडी वाली हो। अब टीएलडीज़ क्या होते हैं, ज़रा ये बात याद कर लीजिएगा कि देखिए जिस तरह कोई भी वेबसाइट है ना, जिस तरह देखें यहाँ पे ahrefs.com लिखा हुआ है। ये डॉट कॉम क्या है? ये एक टीएलडी है। इसका नाम क्या होता है? टीएलडी। आपने देखा होगा बाज़ का डॉट ओआरजी लिखा होता है। डॉट ओआरजी भी क्या है? टीएलडी है। डॉट नेट लिखा होता है, डॉट नेट भी क्या है? टीएलडी है। तो मतलब वेबसाइट का नेम, उसके बाद डॉट और आगे डॉट के साथ जो आगे एक्सटेंशन लगी होती है उसमें क्या बोलते हैं? ये टीएलडी। टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। तो डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, डॉट नेट, डॉट बिज, डॉट इन्फो, जो जो इस तरह के टीएलडीज हैं ये कॉमन होती हैं, ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया में जहां मर्जी इस्तेमाल कर लें। लेकिन कुछ टीएलडीज होती हैं जो कि कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। मसलन आपने देखा होगा डॉट पीके। डॉट पीके का मतलब क्या होगा? ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। डॉट यूएस, कौन सी वेबसाइट है? यूएसए की। डॉट यूके, डॉट ईएस, ये स्पेनिश वेबसाइट होगी, स्पेनिश। इसके अलावा डॉट डीई, जो डॉट डीई है ये जर्मन वेबसाइट होती है। नॉर्मली जो वेबसाइट जो कंट्री का नेम होता है ना उसी के लेटर्स आते हैं। पीके पाकिस्तानी है, एनएल हो तो नेदरलैंड है, यूके हो तो यूनाइटेड किंगडम है, यूएस हो तो यूनाइटेड स्टेट, लेकिन कुछ थोड़े चेंज भी होते हैं। जिस तरह बताया जर्मनी है तो डॉट डी लगा होता है, वो जर्मन साइट्स होती है। अच्छा, मैंने बताया कि जब मैं कहता हूँ ना जर्मन साइट है, तो इसका मतलब क्या है? या तो उसके आगे टीएलडी कौन सी होनी चाहिए? डॉट डी। या अगर डॉट कॉम है, डॉट ओआरजी है, डॉट पीके, जो मर्जी लगा हुआ है, अगर उस वेबसाइट की मैक्सिमम ट्रैफिक उस कंट्री से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, तो वेबसाइट क्या कहलाएगी? वो जर्मन वेबसाइट है। तो वेबसाइट किस कंट्री की है इसकी पहचान हम दो तरह से करते हैं। पहली चीज क्या है? टीएलडी। या तो टीएलडी लगाओ, फिर तो पता चलेगा इस कंट्री की वेबसाइट है। या फिर नंबर टू चीज क्या होती है कि उस कंट्री से मैक्सिमम ट्रैफिक आ रही हो। अब देखिए यहाँ डॉट कॉम लगा हुआ है, अब यहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से। तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान ट्रैफिक वाली वेबसाइट है, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम ट्रैफिक यूएसए से आ रही होती है तो हम क्या बोलते हैं? ये यूएसए की वेबसाइट है। अगर मैक्सिमम ट्रैफिक यूके से आती है तो हम क्या बोलते हैं? ये यूके की वेबसाइट। तो यहां से हम पहचान सकते हैं कि ये वेबसाइट किस कंट्री से है। ऑपरेट जहां से मर्जी हो रही है, चाहे पाकिस्तान में बना के लोग चला रहे हैं उसको, लेकिन ट्रैफिक कहां से आ रही है ये मैटर करता है। ट्रैफिक कंट्री मैटर करती है। बहरहाल जी, अब ये तो मैंने बता दिया, ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक ग्राफ भी यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है मार्च में कम थी, अप्रैल में बढ़ गई, मई में फिर कम हो गई, जून में थोड़ी बढ़ी, जुलाई में और बढ़ी, अब अगस्त में फिर कम हो गई। तो ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है क्या इसकी ट्रैफिक का पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये बात से क्लाइंट ये भी देख के फिर साइट को सिलेक्ट करता है। तो डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर से साइटें देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि डीपली उसको एनालाइज करके फिर सिलेक्ट करते हैं कि मैंने किस पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है और किस पे नहीं लगवानी। बहरहाल जी, हमारा जो मेन काम है वो हो गया है। हमने जो शीट कल बताई थी, दिखाई थी आपको, शीट के अंदर हमने जो डीआर है वो फाइंड करके लगाना है। ट्रैफिक चाहे आप एसईओ को एक वाली लगा लें, चाहे आप एचआरवी लगा लें, कोई एक यूज कर लें, वो ठीक है, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब दो टर्म्स और हैं जिनको हमने देखना है। देखिए, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, कोई भी वेबसाइट ओपन करें, फर्ज करें मैंने ये ओपन किया न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम और मैंने इसके बाद मोज बार को ऑन कर दिया। वेबसाइट खुलेगी और वेबसाइट के बाद मैंने क्या किया जी, मैं जरा इसका होम पेज खोल लेता हूँ और मैंने इसके बाद मोज बार भी ऑन कर ली। होम पेज क्या होता है? जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो मेन पेज है किसी भी वेबसाइट को, उसे बोलते हैं वो होम पेज है। जिस तरह एक बुक का फ्रंट पेज होता है, टाइटल पेज होता है, इस तरह वेबसाइट का होम पेज होता है। अच्छा जी, अब देखिए इस मोज बार ने हमें तीन चीजें बताई हैं, डी ए, पी ए और साथ स्पैम स्कोर। डी ए से मुराद तो पता है हमें, डोमेन अथॉरिटी होती है, और पी ए से मुराद होगा पेज अथॉरिटी। पीए मींस पेज अथॉरिटी। अच्छा, ये क्या होता है? जब मैं डीए का
वर्ड बोलूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी वेबसाइट की पावर, ठीक है ना। अब देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने बिजनेस के मुतालिक भी लिखा हुआ है, एजुकेशन से मुतालिक भी लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट से मुतालिक भी लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि बाज़ औक़ात किसी वेबसाइट का कोई एक डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा डिपार्टमेंट थोड़ा वीक होता है। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन होती है, और एक क्या होता है कि इस यूनिवर्सिटी का फलां डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है और इस यूनिवर्सिटी का फलां डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। ये बात अक्सर हो रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक वेबसाइट ओवरऑल ओवरऑल इसकी पावर 57 है, लेकिन इसका जो बिजनेस वाला डिपार्टमेंट है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका पता लगाने के लिए मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो देखिएगा इसके बिजनेस वाले डिपार्टमेंट का जो पीए होगा वो हमें इस डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ बताएगा। इसका पीए 33 है। ओके, इसका जो एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है, जो पेज है, उस पर जब क्लिक करूंगा मैं तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 31। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बिजनेस वाले पेज की पावर ज्यादा है और एजुकेशन वाले पेज की पावर क्या है, कम। इसका मतलब क्या होगा कि इस वेबसाइट का जो बिजनेस वाला डिपार्टमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई क्लाइंट बिजनेस वाले डिपार्टमेंट में जाके गेस्ट पोस्ट लगाएगा उसको फायदा ज्यादा पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आया ना। एक है ओवरऑल पूरी डोमेन की पावर, एक क्या है उसके जो पेजेस बने हुए हैं उनकी पावर। अब ये चीज कहाँ काम आती है, बहुत कम क्लाइंट ये चीज डिस्कस करते हैं या पूछते हैं आपसे, लेकिन ये चीज कहाँ काम आती है कि क्लाइंट फर्ज करें हेल्थ का है, उसने आर्टिकल लगाना है, हेल्थ का आर्टिकल लगाना है, उसका बजट कम है, वो प्योर हेल्थ की साइड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या कहेगा कि मेरा आर्टिकल इस साइड के ऊपर हेल्थ वाले पेज पे लगा दो। लेकिन अगर उसने चेक कर लिया कि वेबसाइट ओवरऑल तो ठीक है लेकिन इसका हेल्थ वाला डिपार्टमेंट कमजोर है, तो वो उस पे आर्टिकल फिर नहीं लगवाए। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो पीए है वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो किसी वेबसाइट का पीए, किसी किसी डिपार्टमेंट का जो पीए है, अगर वो 15 है, 15 तक भी है तो वो नॉर्मली ठीक माना जाता है। 15 से जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा अच्छी बात। और यहाँ एक चीज आपने और भी देखनी है कि जो डीए है वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जौन सा मर्जी पेज खोल लें डीए वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी वेबसाइट का ना, ठीक है। लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि जो डोमेन अथॉरिटी है या जो डीआर है, जो ट्रैफिक है, हमेशा एक जैसा रहे। ये इनमें फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। अगर इस वेबसाइट ने कोई गलत आर्टिकल लगा दिया जो गूगल को पसंद नहीं आया तो गूगल इसकी अथॉरिटी कम कर देगा। अगर इसका ताल्लुक किसी गलत साइट के साथ बन गया फिर भी इसकी अथॉरिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये जो अथॉरिटी होती है, ये जो ट्रैफिक होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा ये एक जैसे नहीं रहते। इसलिए जब हमने अपनी शीट बनानी होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर महीने बाद, एवरी मंथ, हाँ हर महीने बाद हम अपनी शीट को अपडेट करते हैं। चेक करते हैं कि तो अभी तो आज 2 अगस्त है आज, तो आज तो स्टैट्स ये हैं। 2 सितंबर को जब चेक करेंगे ना, किसी का डीए बढ़ चुका होगा, किसी का डीए कम हो चुका होगा, किसी की ट्रैफिक बढ़ चुकी होगी, किसी की ट्रैफिक कम हो चुकी होगी। तो लिहाजा हमें मंथली बेसिस पे अपने स्टैट्स को अपडेट करना पड़ता है। अगर ना भी करें तो गुजारा चल जाता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि मंथली बेसिस पे इनको आप साथ-साथ अपडेट करें, ताकि स्टैट्स आपके पास अपडेटेड रहे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया पीए। अगली बात हमारे पास है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर क्या है? देखिए, मैंने आपसे आपको बताया था कि जब कोई वेबसाइट नई बनती है ना, न्यू वेबसाइट जब बिल्ड होती है, तो उस वेबसाइट की जो पावर है, जो डीए उसका होता है, वो 0 होता है। अब तो नई वेबसाइट बनी है, डीए कितना उसका 0। अब वो वेबसाइट अच्छा-अच्छा कंटेंट लगाएगी और अच्छे-अच्छे लिंक्स बिल्ड करेगी, तो उसका डीए बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि जब हम तल्लुकात बना रहे होते हैं तो बाज़ हमारे तल्लुकात खराब लोगों के साथ भी बन जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे ऐसा होता है जब ये तल्लुकात खराब लोगों के साथ बनते हैं ना, तो मोज़ ने उसको शो कर दिया स्पैम स्कोर के लिहाज से। तो अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1% है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके खराब तल्लुकात या इसमें खराबी जो है कितने परसेंट है? 1% खराबी है इसकी। इसका मतलब मुझे बताएं क्या हुआ? किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जितना वो कम होगा इसका मतलब क्या है, उतनी खराबी कम है, उतना ही वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। जी जी, उसके साथ लोग बनाए जिसका स्पैम स्कोर कम होगा, उसके साथ रिलेशन बना रहे। लेकिन स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन मोज जो है, मोज चूंकि मोज की टर्म है ना, मोज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, तो मोज वाले खुद कहते हैं कि अगर स्पैम स्कोर अप टू 20% है
तो उस पे गेस्ट पोस्ट लगाना सेफ है, उससे नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। अगर वो 20% तक है, अगर 20% ऊपर चला गया तो फिर रिस्की मामला हो सकता है, फिर अब जब गेस्ट पोस्ट लगाएंगे तो बजाय उसका फायदा होने के उल्टा नुकसान हो सकता है। तो स्पैम स्कोर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 20%। लेकिन जब क्लाइंट्स की बात आती है ना, तो क्लाइंट से पूछते हैं स्पैम स्कोर कितना चाहिए आपको, तो वो कहेगा 0%, वो तो यही कहेगा ना। तो लेकिन नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक अफोर्ड कर लेते हैं, 10% तक भी मान जाते हैं। लेकिन हर किसी की कोशिश क्या होती है कि स्पैम स्कोर 0 होना चाहिए। पर 20% तक सेफ है, मोज वाले खुद कह रहे हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर काम जरा थोड़ा सा खराब होगा। पर जी अभी हमने स्पैम स्कोर को भी देख लिया है, अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब आपने जो चीजें नोट करनी है ना शीट के अंदर, आपने स्पैम स्कोर नोट नहीं करना, आपने सिर्फ क्या नोट करना है शीट के अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें डालते जाएंगे ना उतना टाइम ज्यादा लगेगा आपका, और शुरू में इतना कॉम्प्लिकेट कर लेंगे चीजों को आपकी, आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, इतना लंबा काम हो गया हमारा। डीए भी निकालें, डीआर भी निकालें, उसका फिर इस तरह तो बड़ी सी चीजें और भी हैं, टीएफ भी होता है, सीएफ भी होता है, ठीक है ना, तो बड़ी चीजें और भी होती हैं। तो आपने सिर्फ लिमिटेड रहना है। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप ये शीट बनाते हैं ना और बना के क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो क्लाइंट आपकी बात पे एतबार नहीं करता, आप झूठ लगा के भेज दें। तो जब भी आप शीट क्लाइंट को भेजेंगे, जितना मर्जी डीए लगा लें, डीआर लगा लें, जो मर्जी कर लें, क्लाइंट ने उसको क्रॉस चेक लाजमी करना है अपने लिहाज से। इसलिए ये जो चीजें हम पुट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, ये सिर्फ हमारे मकसद के लिए है, ताकि जब क्लाइंट कहे कि मुझे डीए 50+ वाली साइडें चाहिए, हम यहाँ डीए 50+ वाली चुने और चुन के उसे दे दें। ऐसा ना हो कि क्लाइंट हमसे साइडें मांगे, हम दोबारा से उनका डीए निकालना शुरू करें, पहले चेक कर करके उसको साइडें दें, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो क्लाइंट को हमेशा हमने क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, ताकि हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो स्टैट्स पहले से लगे होने चाहिए, ताकि जब भी क्लाइंट कहे फौरन हम फिल्टर करके उसे साइड सेंड करते हैं। अब स्टैट्स जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, जो मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्या है, वो तीन ही है। उसमें क्या है, डीए, डीआर और ट्रैफिक। अगर ये तीन चीजें हैं तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम क्लाइंट्स को आप इजीली डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्पैम स्कोर है, जो पीए है, जो टीएफ है, सीएफ है, ये जो चीजें होती हैं, जो एएस है, ये काफी कम क्लाइंट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं या ये डिमांड करते हैं। मोस्टली लोग ये तीन चीजें डिमांड करते हैं, डीए, डीआर और ट्रैफिक। तो हम सिर्फ इनको फोकस करेंगे, इनकी बेस पे अपनी शीट मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, जब आपने अब घर जाना है, चूंकि इस वीक का आपका ये आज का लास्ट लेक्चर है, आगे 4 दिन आपके ऑफ है, फिर आपने मंडे को आना है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी शीट के अंदर जो डीआर हैं वो मुकम्मल करने हैं। सबके डीआर लगाने, ट्रैफिक तो लगी हुई है, ठीक है ना, डीए भी लगा हुआ है, सिर्फ क्या रहता है डीआर, तो वन बाय वन करके डीआर फाइंड करें सबका और डीआर पुट कर दें इसके अंदर। डीआर मैंने बता दी ना, वेबसाइट दिखाई मैंने, ये 4F की, ये लिंक आपकी शीट में गिवन है, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली शीट है ना, उसके अंदर ये लिंक दिया गया है, वेबसाइट ahrefs.com, और आगे है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। इसका तरीका ये होता है, आप गूगल पे सर्च करें, जरा सुन लें जी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ahrefs अथॉरिटी चेकर, एरर्स अथॉरिटी चेकर, जब ये क्लिक करेंगे ना तो सर्च में पहला पहला टैब यही आएगा, पहली ऑप्शन यही आएगी। इस पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप उसी पेज में पहुंच जाएंगे। फ्री है, साइन इन नहीं करना पड़ता, फ्री है जी। जी यहाँ पे जरा सुन लें जी, जरा बात सुन लें। अब यहाँ पे कह रही है जी कि यहाँ पे हम जब 2 दिन फाइंड करते हैं उसके बाद फिर ब्रेक लग जाती है, फिर ये फाइंड नहीं करता, तो बास का ऐसा होता है सिस्टम पे लोड काफी बड़ा होता है। ये फ्री टूल है ना, अब फ्री टूल को तो हजारों लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए सिस्टम में लोड पड़ जाए, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना, उसको रिफ्रेश करें, कुकीज को क्लियर करें, फिर दोबारा उसको कर लें, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, वो चलता रहता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है चेक करने की। ये आप मैक्सिमम साइटों के डीए डीआर जो है वो चेक करवा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पिछले ग्रुप के अंदर एक लेडी थी, उन्होंने किया था कि ये तो कहना काफी टाइम टेकिंग काम हो जाएगा, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम इकट्ठा चेक कर लें सबका डीए और डीआर चेक कर लें। तो जब आपने टाइम सेव करना होता है ना, देखिए जिन लोगों ने टूल्स बनाए हैं ना, वो टूल्स बनाने का मकसद क्या होता है, उनका मकसद है पैसे कमाना, और आपको उससे फायदा क्या पहुंचता है, जब पैसे देते हैं आप, आपका टाइम सेव होता है, वो आपके टाइम सेव करने के पैसे लेते हैं, तो फ्री में आपको यही मिलेगा। तो अगर टाइम सेव करना है, फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे उन्हें। तो एहरफ है इसका जो पेड अकाउंट है, जिसमें आप 200 साइटों का इकट्ठा डीआर चेक कर सकते हैं, उनका डीआर भी आ जाएगा, उनकी ट्रैफिक भी आ जाएगी एक ही वन क्लिक के साथ।
वो 200 साइटें चेक कर सकते हैं आप, लेकिन उसका मसला ये है कि वो जो अकाउंट आप बाय करते हैं एरफ से, उसकी फीस ऑलमोस्ट $200 है पर मंथ, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 60,000 रुपये। वो आप उनको पे करेंगे तो फिर आप एक महीने में जितनी मर्जी साइटें चेक करें, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें ये होता है, आवाज़ सुन लें, उसमें ये होता है कि बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ कंपनीज़ ये करती हैं कि एक बड़ा बड़ा पैकेज बाय करके उनका, उसको फिर आगे शेयर कर लेती हैं काफ़ी लोगों के साथ। इसे कहते हैं ग्रुप बाय टूल्स। तो ग्रुप बाय में ये टूल जो है एरब्स, ये हमें मिल जाता है तकरीबन 7,000 रुपये पाकिस्तानी में मिल जाता है पर मंथ में। वैसे 60,000 लगते हैं, ऐसे 7,000 लगते हैं, 7,000। और 7,000 के अंदर आप 2-3 लोग जो हैं, एक वक़्त में 2 लोग आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप 35-3500 मिला के 2 लोग बाय कर लें एक टूल को, दोनों का काम जो है चल सकता है। इस तरह जो डीए चेक करना है, डीए डीए का अपना तो बल्क डीए चेकर नहीं है, डीए का अपना तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट जो मैंने कल दिखाया भी था आपको, बल्क डीए चेकर लिख के सर्च करें तो आपके पास कई टूल्स आ जाते हैं। एक तो वहां से, एक टूल जो मैंने बाय किया हुआ है, आज से कुछ 2 साल पहले मैंने टूल बाय किया था, और वो टूल ऐसा है कि वो इन सबसे अच्छा है। उसकी उसके अच्छे होने की वजह ये है कि उसकी कोई मंथली फीस नहीं है। नहीं, मैं जस्सी तुम्हें कुछ और बताता ना, वो जो टूल डीए फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। तो उसकी कोई मंथली फीस नहीं है, वो आप वन टाइम उसे पे करते हैं, वो आपको बता लो जी आप इतनी फीस पे करके इतनी साइटें चेक कर सकते हैं, चाहे पूरी ज़िंदगी आप लगा दें उतनी साइटें चेक करने में। तो वो फीस उसकी डिफरेंट डिफरेंट है, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 8 से 10,000 रुपए उसकी फीस है, जिसमें आप तकरीबन कोई 50,000 साइटें चेक कर सकते हैं। हाँ जी। ये आप बाद में बताएँगे, फिलहाल अभी। असल में उनकी वैल्यू नहीं होती। वो साइन अप करती है, लेकिन बड़े बड़े मसाइल हैं उसके, वो फ़ायदेमंद नहीं होती है। कुछ मसाइल उनके होते हैं, आर्टिकल पब्लिश नहीं होता। अब एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। कई साइटें ऐसी होती हैं जहाँ पे साइन अप करने की ऑप्शन होती है, आप साइन अप करें, अकाउंट बनाएँ, आर्टिकल पब्लिश कर लें। अब उन साइटों में 2-3 मसाइल हैं, मैं ज़रा ज़िक्र कर ही दूँ आपके साथ। हालाँकि बातें हमारी काफ़ी पड़ी हुई हैं अभी करने वाली आज, ठीक है ना? क्योंकि आज का जो लेक्चर हमारा अब शुरू होना है। ये जो मैंने बातें अभी आपको बताई हैं ना, अभी तक जो बातें बताई हैं, ये बातें आपकी 2 लेक्चर्स की थी। ये अक्सर हम 2 लेक्चर में कवर कर देते हैं इसको। बहरहाल, तो इसमें होता है कि साइन अप करके आप वहाँ पे आर्टिकल खुद पब्लिश कर लेते हैं फ्री में, ठीक है ना? अब इन ये साइटें 2 तरह की होती हैं। एक साइट तो होती है कम्युनिटी टाइप। जो कम्युनिटी टाइप साइट्स होती है ना, उसका मसला ये होता है कि उनके लिंक की वैल्यू नहीं होती। उनका डीए बड़ा अच्छा होगा, 90 प्लस डीए होगा उनका। ट्रैफिक उनकी मिलियंस में होगी। जिस तरह मीडियम डॉट कॉम है। शायद किसी ने देखी हो वेबसाइट, मीडियम डॉट कॉम है। उस पे आर्टिकल लगाएँगे, लिंक की वैल्यू नहीं है। क्लाइंट का लिंक लगाएँगे ना, उसकी वर्थ नहीं होगी। ठीक है ना? कुछ साइटें तो ये होती हैं। नंबर 2 साइट्स वो होती हैं जो कम्युनिटी ड्राइव नहीं होती, लेकिन वो आपको खुद ही फ्री में अलाउ करते हैं कि आप साइन अप करें, आर्टिकल पब्लिश कर लें। लेकिन वहाँ पे मसाइल क्या आते हैं कि वहाँ जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, उनकी जो चेक लिस्ट होती है कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वो इतनी लंबी चेक लिस्ट होती है कि आप पूरा नहीं कर पाते उसे। वो कोई प्रोफेशनल बंदा जो बड़ा एक्सपर्ट हो चुका हो आर्टिकल के मामले में, कंटेंट के मामले में, वो उस पे पूरा उतरा होता है, या वो उसको देख-भाल के कर लेता है। वो आम बंदा कर ही नहीं सकता उसको। या मसला फिर क्या होता है कि जब कोई बंदा कर भी दे उसको अगर, तो इस तरह अभी रिसेंटली एक हुआ कि मेरी वेबसाइट है getguestpost.com के नाम से, जिसके थ्रू मैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करता हूँ। अभी मैंने उसकी एसईओ स्टार्ट की है। तो मैंने एक मेरे जो टीम मेंबर हैं, यहाँ पे 10 एम्प्लॉयी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उन्हें मैंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि ये कोई 30 के करीब साइटें हैं, आई थिंक 40 साइटें थी शायद, 41 साइट्स थी। 41 साइटें, ये सारी फ्री साइट्स हैं। आप इन पे अकाउंट्स बनाएँ और मैं आपको आर्टिकल लिखवा के देता हूँ, इस पे एक-एक करके पब्लिश करें आप। तो मैंने उनको 16 आर्टिकल लिखवा के दे दिए फिलहाल। मैं कहा ये 16 आर्टिकल पब्लिश करें। उन 16 में से 1 आर्टिकल पब्लिश हुआ सिर्फ अभी तक। और दूसरा आर्टिकल एक और पब्लिश हो गया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुझे $2 देंगे तो हम आपका आर्टिकल रहने देंगे, वरना आपका आर्टिकल डिलीट कर देंगे। तो बाज़ वक़्त ये भी होता है उसके। तो बताने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में ऐसे मामलों में हम पड़ जाएँ, तो अच्छी बात नहीं है। इस पे टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इसके अंदर। तो शुरू में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ क्या देखेंगे कि हमारे पास जो पेड साइटें हैं, उन्हीं को फ़ोकस करेंगे, उन्हीं पे काम करेंगे, ताकि हमारा टाइम यहाँ वेस्ट ना हो। हम आर्टिकल पब्लिश करके फिर लगे रहें, क्लाइंट वेट कर रहा है, क्लाइंट हमें नाराज़ हो रहा है कि तुमने इतना लेट कर दिया है, हमें लाइव लिंक नहीं मिल रहा। तो ऐसे मसाइल से बचने के लिए फ़िलहाल हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे दें, काम करवाएँ, क्लाइंट को हैप्पी करें। ठीक है ना? ओके जी, तो बात हमारी जो आगे चल रही है, अब हम क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में लेंगे, ठीक है? ताकि मैं आधे घंटे में जो बाकी बातें हमारी करने वाली हैं, वो आज पूरी कर सकूँ। हैंड रेज़ किया जी, मोहम्मद मुसब रियाज़ साहब हैं, आपकी इंशाल्लाह बात लेक्चर के लास्ट में सुनेंगे लास्ट में। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी
कि हमने अथॉरिटी अब ये डीआर चेक कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हम नहीं कर रहे हैं जी अपनी शीट में से वन बाय वन ये साइटें खोलनी है, ये साइटों को ओपन करना है। मैंने फर्ज करें पहले क्लिक किया newsdailyarticles.com पे, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये साइट मेरे पास खुल गई। तो ये साइट खुल गई तो हमने देखना है यहाँ पे आप कि या तो हेडर में या फिर फुटर में नीचे कहीं ना कहीं आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा इनका, जहां पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या तो हेडर में या फुटर में। देखिए फुटर में ईमेल आईडी दी गई है admin@newsdailyarticles.com, आप इस पे मेल कर सकते हैं, इसको इससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा फर्ज करें आपको हेडर फुटर में कहीं भी ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, उसका फिर हल क्या है, आप आपने फिर ढूंढना है कि इनका पेज, हमें कोई ऐसा पेज मिल जाए जो कौन सा हो, जो या तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हो, राइट फॉर अस वाला पेज हो, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज हो, या कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज हो। मैंने कल 4 टर्म्स आपको बताई थी, 3 टर्म्स, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज, राइट फॉर अस वाला, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट वाला, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट वाला। अगर आपको हेडर फुटर में कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा तो फिर आप ये पेज ढूंढें, इनमें से कोई भी पेज अगर आपको मिल गया, जिस तरह फर्ज करें यहाँ देखिए राइट फॉर अस वाला पेज है, यहाँ भी है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें ये ईमेल एड्रेस मिल गया जी, admin@newsdailyarticles.com, ठीक है जी, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये तो हो गया जी, हमने ईमेल एड्रेस मिल गया। अच्छा कुछ साइटें ऐसी होती हैं, जिस तरह मैंने अभी ये साइट ओपन की ग्रुप एक के अंदर भी, तो जब मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे इनका ये पेज आ गया, ये फॉर्म आ गया, इन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं बताया हुआ, इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। आप इस फॉर्म के थ्रू राब्ता कर सकते हैं इस वेबसाइट से। कैसे, आपने इस फॉर्म को फिल करना है, अपना नेम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और मेल उनको सेंड कर देंगे, यहाँ सेंड का बटन है। अब यहाँ जो एहतियात वाली चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ जो ईमेल एड्रेस डालना है, ये वो ईमेल एड्रेस होगा जिस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि ये लोग आपको रिप्लाई करें, तो जिस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे आप। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आप कोई भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर अ गेस्ट पोस्ट, आई वांट टू पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट, जो भी आप लिखना है वो यहाँ सब्जेक्ट लिखें। जो मैसेज आपका है वो क्या होना चाहिए वो अभी डिस्कस करूंगा, आज की टॉपिक की बात है वो, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आज ही बताऊंगा आपको कि क्या मैसेज आपका होना चाहिए, वो यहाँ लिखेंगे, इसको आप सेंड कर दें। अच्छा कुछ साइटों पे आपको ईमेल मिल जाएगी, कुछ साइटों पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा, कुछ साइटों पे दोनों चीजें होंगी और कुछ साइटों पे कुछ भी नहीं होगा। अब जिन साइटों पे ना कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना ईमेल एड्रेस है, ऐसी साइटों से हम राब्ता कैसे करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि आपने सिंपली जाना है फेसबुक पे, फेसबुक ओपन करेंगे, मैंने अभी ये पेज ओपन किया हुआ है, फेसबुक ओपन करना है, यहाँ जहाँ सर्च की ऑप्शन है ना, यहाँ आपने उस वेबसाइट का नाम लिख देना है। समय मैंने लिखा था द हेल्थ केयर ब्लॉग, जब मैंने ये लिखा ना तो मेरे सामने रिजल्ट्स में क्या आया, चल भाई दोबारा करना पड़ेगा, बस जब इसको लिख के सर्च करेंगे ना ये पेज हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। इस पेज को खोलेंगे ना, अब देखिए इस पेज के अंदर यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया editor@thehealthcareblog.com, मेरी बात समझ रहे हैं ना। वेबसाइट पे या तो ईमेल एड्रेस मिल जाए या वहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म मिल जाए, अगर दोनों नहीं मिले फिर आपने कहाँ जाना है, फेसबुक पे जाना है, उनका पेज ढूंढना है, उस पेज पे देखिए कहीं ना कहीं ईमेल एड्रेस लिखा होगा। अगर ये भी नहीं मिला फिर आपने क्या करना है, यहाँ देखिए मैसेज की ऑप्शन है, आपने डायरेक्ट यहाँ मैसेज कर देना है इनको। मैंने कहा मैं गैस पोस्ट लगवाना चाहता हूँ, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नहीं मिला इसलिए मैंने आपको यहाँ मैसेज कर। मेन चीज़ क्या है कि आपका राब्ता होना चाहिए, आपकी बातचीत होनी चाहिए, वो चाहे आपकी ईमेल के थ्रू हो, चाहे आपकी मैसेंजर के थ्रू हो, चाहे आपकी व्हाट्सएप के थ्रू हो, आपकी अगर बातचीत हो रही है तो दैट्स इनफ, ये काफ़ी है भाई। ओके। अच्छा अब ये तो हमने देख लिया जी कॉन्टैक्ट हमने ढूंढने कहाँ से। उसके बाद अगली बात हमारी है जी कि फर्ज करें मैंने कॉन्टैक्ट ढूंढ लिए, अब उसके अगला प्रोसीजर क्या है, फर्ज करें मुझे एक कॉन्टैक्ट मिल गया, अब मैंने चेक करना है जी कि ये जो कॉन्टैक्ट है क्या ये ठीक भी है कि नहीं ठीक, इसको पहले हमने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके हम लिखेंगे फ्री ईमेल वेरीफायर। इसमें देखें स्पॉन्सर्ड में कहीं मिल जाएंगे आपको, कुछ और मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें जीरो बाउंस है, नेवर बाउंस है, तो मैं नेवर बाउंस को इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं भी बता रहा था कि जब मैंने क्लास में ये बताना शुरू किया था ना, तो नेवर बाउंस के अंदर आप जितनी मर्जी ईमेलें चेक कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन जब से मैंने बताना शुरू किया है
अब इन्होंने लिमिट लगा दिया इसके ऊपर कि अब एक दिन में आप 10 कर सकते हैं चेक। अब चेक कैसे करनी है जरा तवज्जो कीजिएगा। वो जो ईमेल एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट करूंगा, सॉरी कॉपी नहीं हुआ अभी ना, ये देखें ईमेल एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे मैं नेवर बाउस के अंदर जाके इसे पेस्ट करूंगा। आई एम नॉट अ रोबोट इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जब ये टिक आ जाएगा फिर मैं करूंगा वैलिडेट। यहाँ ऑप्शन आ गई एक्सेप्ट ऑल। अच्छा जब ये ऑप्शन आएगी ना, इसका मतलब ये है कि ये जो टूल है इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर सका। तो 50-50 चांसेस हैं, आपकी मेल इसको डिलीवर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। रिस्की हो गया काम थोड़ा सा। लेकिन अब देखिए अगर कोई वैलिड ईमेल एड्रेस हो, जिस तरह जो ईमेल एड्रेस आपकी सपोर्ट के लिए आपको बताया गया है NAS, मैं रीट्राई पे क्लिक करूंगा, पहले रीट्राई पे क्लिक करें nas.gbob@gmail.com। अब इसे करें यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसको बाद में करें वैलिडेट। क्या साइन दिया जी, वैलिड, और आगे क्या लिख दिया, ओके टू सेंड। इसका मतलब ये है कि इसके 100% चांसेस हैं कि जब मेल आप करेंगे अगले बंदे को मेल मिल जाएगी आपकी। ये बात समझ रहे हैं ना। 5 मेलों पे रेड आ जाएगा कि डू नॉट सेंड, ये कभी भी सेंड नहीं करनी है आपने, वो तो निकाल ही देना आप। जिनका रेड साइन आ जाएगा वो तो बिल्कुल छोड़ दें, जिनका येलो साइन आएगा उसका मतलब ये है कि 50-50 चांस है, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले लें वरना छोड़ दें। और जिनका ग्रीन आएगा इसका मतलब क्या है, ये वैलिड है। अच्छा मैं जरा बताता हूँ आपको, ये जो अब ये जो हमारे पास वेबसाइट थी इसका ईमेल एड्रेस क्या था, ये वाला admin@newsdailyarticles.com। जरा चेक करते हैं। रीट्राई पे क्लिक किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया और उसके बाद इसको ऐसे किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया जी वैलिड ओके टू सेंड। यानी वो जो वेबसाइट मैंने खोली थी newsdailyarticles.com, उस पे दिया गया ईमेल एड्रेस क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं क्या करूंगा, अपनी शीट खोलूंगा और शीट खोल के मैं अपनी उस वेबसाइट के सामने मैं यहाँ पे उसको ईमेल एड्रेस को डाल दूंगा और यहाँ मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, यहाँ हम कर देते हैं जी इसके ऊपर ईमेल या कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट का मैंने जब यहाँ पे लिख दिया तो हमारे पास आगे उसका मेल आ गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालनी है जो ईमेल आईडी हमारी वेरीफाइड हो। जो वेरीफाइड नहीं हो सकी उसको छोड़ दें, तो तलाश करें कहीं और से तलाश करें ढूंढने की, ताकि वैलिड ईमेल एड्रेस में मिल जाए। अच्छा एक तरीका और भी होता है, अगर मैं यहाँ पे ना, नहीं हमने हमने पुट ही वो करनी जो वैलिड है। पुट करने का मतलब ये है कि वो वैलिड है, ठीक है ना। अगर वैलिड नहीं है तो फायदे कोई नहीं पुट करने का। अच्छा यहाँ देखिए चीज और भी है। अब यहाँ पे हमने करना ही है जी कि फर्ज करें ये वेबसाइट है, इसका तो ईमेल एड्रेस है ही नहीं था इसके ऊपर, इसका तो कॉन्टैक्ट फॉर्म था, ऐसे ही है ना। अब जब इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, ऐसी सूरत हाल में जिस पेज पे इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आपने उस पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके इसे आपने क्या करना है, उसको शीट में जाके इस यूआरएल को पेस्ट कर देना। यानी जिसका ईमेल एड्रेस मिलेगा वो ईमेल एड्रेस डाल दे, जिसका ईमेल एड्रेस नहीं मिला, पूरी कोशिश कर लिए नहीं मिला, उसका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला पेज है उसका जो यूआरएल होगा वो आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। इसका फायदा क्या होगा कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसका वही वाला पेज खुल जाएगा जहां फॉर्म दिया गया था। इस तरीके से आपके जो कॉन्टैक्ट वाला कॉलम है वो साथ से इस तरह बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक तरीका और भी होता है, ईमेल एड्रेस फाइंड करने का तरीका एक और भी होता है। आप ये वेबसाइट खोलें और मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है स्नो, स्नोवियो के नाम से, snov.io, SNOV.io के नाम से ये वेबसाइट है, इसके टूल है, इसकी एक्सटेंशन है। उसको इंस्टॉल करते हैं, पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पे, फिर एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं snov.io, SNOV.io। ये भी है, इसके अलावा और भी बड़ी ज्यादा है, हंटर है, hunter.io के नाम से एक टूल है, वो भी कर सकते हैं। तो कई टूल्स हैं, इनका फायदा ये होता है कि मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है ना, अब जैसे मैं सुनो पे क्लिक करूंगा ना, जब मैंने सुनो पे क्लिक किया, ये सुनो इसका कौन सा जी, ये तो दूसरी सेक्शन नहीं, ये सही वाली है। इसने कहा जी देखिए इतनी ईमेल एड्रेसेस हैं इसके, एक उसने शो करा दिया है, कहता बाकी 3 मैं शो नहीं कराऊंगा आपको, तो तब शो करवाऊंगा जब आप साइन अप करेंगे पहले। तो 4 ईमेल एड्रेस देखिए, वेबसाइट पे हमें भी एक मिली थी,
लेकिन इसने कितनी बता दी हमें, 4। ये 4 अवेलेबल है ईमेल एड्रेसेस। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो भी आपको ईमेल एड्रेसेस निकाल के दे देते हैं, आपको फाइंड नहीं करना पड़ता, कॉन्टैक्ट वाला पेज ढूंढना नहीं पड़ता। आप सिंपल क्लिक करते हैं, ईमेल निकलाई आपके पास आ जाती है। लेकिन इन ईमेल्स का मसला क्या है कि इन ईमेल्स की जो वैलिडिटी है वो थोड़ी सी और ज्यादा खराब होती है। मतलब एक मैं मैनुअल निकालता हूँ ना ईमेल, तो वहां पे बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि वैलिड होगी। जो इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे अक्सर मेलें आपको थोड़ी सी इनवैलिड मिलती हैं। पर जो भी तरीका इस्तेमाल करना आपने, मैनुअली फाइंड करनी है या इस एक्सटेंशन से फाइंड करनी है, आपने उसे शीट में पुट करने से पहले उसे वेरीफाई लाजमी करना है। क्योंकि वेरीफाई अगर नहीं ना करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने एक दिन में 100 मेलें की हैं और 100 मेलों में से फर्ज करें 50 मेलें खराब थी जो वैलिड नहीं थी, तो 100 में से 50 मेलें आपकी डिलीवरी नहीं हुई हैं। अब जब 100 में से 50 मेलें डिलीवर नहीं होंगी तो गूगल को ये लगेगा ये बंदा फजूल में मेलें करी जा रहा है, इसको पता नहीं है मैंने कहाँ मेल करनी है, गलत एड्रेस पे मेलें करी जा रहा है। तो गूगल आपकी जो ईमेल आईडी है उसको ब्लॉक कर सकता है। इसलिए आपकी जो ईमेल्स हैं वो कहाँ जानी चाहिए, हमेशा शुरू शुरू में नए ईमेल एड्रेस पे, शुरू में भी और बाद में भी ये रील आपकी होनी चाहिए कि आपकी जो ईमेल है हमेशा वैलिड एड्रेसेस पे जानी चाहिए, ताकि आगे वो डिलीवर भी हो, अगले बंदे को मिले। वरना आपका डबल नुकसान होगा, आईडी भी ब्लॉक हो सकती है और नंबर 2 आपका जो एफर्ट हो रही है वो ज़ाया हो रही है। जब जवाब ही नहीं आगे से आएगा तो फ़ायदा क्या हुआ उस मेल का। इसलिए पहले आप शुरू में एहतियात कर लें ताकि आपको जवाब जो है, रिप्लाई जो है मैक्सिमम आ सके। अच्छा जी, अब ये तो आपने ईमेल एड्रेस निकाल लिया। अगला स्टेप जो है वो क्या है? अगला स्टेप ये जी कि अब आपने इन ईमेल एड्रेसेस पे मेल्स करनी है। इन ईमेल एड्रेसेस पे मेल्स करनी है। अब मेल क्या करनी है, उसके लिए मैं आपको एक दूसरी आईडी अपनी ओपन कर देता हूँ। ये ईमेल आईडी मेरी बिजनेस ईमेल आईडी है, जो मैंने जो मेरी वेबसाइट है, मैंने जिक्र किया अभी आपके सामने, गेट गेस्ट पोस्ट के नाम से वेबसाइट है, जिसके थ्रू मैं गेस्ट पोस्टें सेल करता हूँ। और उसकी मैंने बिजनेस ईमेल आईडी बनाई है और मैंने टीम को वो आईडीज दी हुई हैं। उन आईडी से वो आउटरीचिंग करते हैं और क्लाइंट के साथ डीलिंग भी उन्हीं आईडी से करते हैं। अब यहाँ पे जुनेद साहब ने अभी आपको जो टेम्पलेट है वो सेव करने की ऑप्शन बताई होगी। हमने जब मेल सेंड करनी है, कंपोज पे जाना है। कंपोज पे जाके जो रिसिपिएंट है जिसको हमने मेल करनी है उसका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिख के उसका, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि वेंडर्स को मेल करना तो मसला है ही नहीं है, क्योंकि वेंडर्स को खुद चाहते हैं हमें मेलें आए, हम पैसे लें और काम करें। वो तो खुद पैसे कमाना चाहते हैं, वो फटाफट रिप्लाई करेंगे आपको। अक्सर लोग कुछ लेट करते हैं, कुछ मैक्सिमम जल्दी कर देते हैं। तो इनको मेल करने का मसला ही नहीं है। अब सिंपल लिखें, सब्जेक्ट लिखें गेस्ट पोस्ट, अंदर क्या लिखें, आई वांट टू पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट, और उससे पूछे कितने पैसे लोगे। ठीक है ना। तो क्या होगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, अपनी प्राइस बताएगा, आप बार्गेनिंग करेंगे, आपकी डील डन हो जाएगी। लेकिन जब क्लाइंट्स को मेल करते हैं तो आपकी जो पहली ईमेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें सब्जेक्ट के ऊपर, हमें जो ईमेल का कंटेंट है उसकी एक एक वर्ड के ऊपर हमें प्रॉपर सर्च करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, ताकि वो कन्वर्ट करे, ताकि क्लाइंट उसको देख के अट्रैक्ट हो, हमें पैसे दे। क्लाइंट से पैसे लेने हैं हमने, उसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं, तो वो मुश्किल काम है। लेकिन जो हमने वेंडर्स को मेल करनी है तो मुश्किल काम है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल तरीके से इनको मेल करें, ताकि हमें जवाब अच्छा आए और हमारी बार्गेनिंग भी अच्छे तरीके से हो। अच्छा, मेल आप क्या कर सकते हैं उसमें, एक तो सिग्नेचर की बात जुनेद साहब ने बता दिया अभी आपको सिग्नेचर कैसे बनाना है। ओके, सिग्नेचर में अगर तो आप कंपनी का कोई भी नाम शो करते हैं फिर भी ठीक है, अगर कंपनी का नाम नहीं जिक्र करना चाहते तो आप अपने आप को फ्रीलांसर मेंशन कर सकते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांस लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट है। ठीक है जी। अजान जरा सुन ले जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी अजान की ब्रेक है, 2 मिनट के बाद यही स्टार्ट करेंगे।
ओके जी। तो सिग्नेचर हमने बना लिया, अब हमने मेल क्या करनी है, टेम्पलेट सेव करने के हवाले से आपसे बात हो चुकी है। आपने अपना टेम्पलेट अलग बनाना है, आपने इस टेम्पलेट को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब आप एक ही टेम्पलेट, एक ही मैसेज बहुत सारे लोग सेंड करते हैं, तो वहाँ फिर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वेंडर आपको स्कैमर समझता है, स्पैमिंग में आपको रिपोर्ट कर देता है, जिससे फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने अपना जो टेम्पलेट है वो अलग से ही बनाना है। अब यहाँ टेम्पलेट आपका क्या होगा, सॉरी ज़रा ये थोड़ा-सा गलत हो गया, यहाँ पे हम करेंगे इसको। अच्छा जी, ये हमारा जो ईमेल है वो हमने क्या करनी है, तुमने शो स्टार्ट किया जी, सिलेक्ट हमारा हो गया लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स ऑन ऑन योर ब्लॉग, और यहाँ ब्लॉग का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम एक दिन में 50 मेलें करेंगे ना, तो हमें कोई 15, 20, 30 का रिप्लाई तो आएगा। अब रिप्लाई किसका आया है, कैसे पता चलेगा हमें? बार-बार देखना पड़ेगा अपनी ईमेल पे जाके, यार ये ईमेल किसकी थी? तो अगर आप यहाँ पे उसका ज़िक्र कर दें कि लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स ऑन योर ब्लॉग, और ब्लॉग के आगे ब्रैकेट में उसका नाम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ न्यूज़ डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप जब आपको रिप्लाई आएगा, तो आपको कम से कम ये एक निशानी मिल जाएगी कि मुझे किसका रिप्लाई आया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस भी साइट को मेल कर रहे हैं उसका नाम लिख दें यहाँ। तो जब रिप्लाईज़ आएँगे, तो इस नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझे किसका रिप्लाई आया है। मैं किससे बात कर रहा हूँ। हवा में बातें नहीं होंगी आपकी, आपको पता होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो उसका ज़िक्र लाज़मी कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ट्रस्टिंग दैट यू आर फाइन देयर आई एम फयाज़, जो भी नाम आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, आप बोलेंगे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं, या ब्लॉगर कह सकते हैं, मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ एक लाइन के अंदर। उसके बाद कहें जी कि हमें आपका कंटेंट अच्छा लगा है, तो लेट्स कोलैबोरेट, वी विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट फॉर आवर क्लाइंट्स एंड विल पे यू फॉर द सेम। अपने क्लाइंट्स के लिए गेस्ट पोस्ट लगाएँगे और आपको पे करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर क्लैरिटी पर्पसेस प्रायर टू मेकिंग अ डील। अब ये जो चीज़ें हैं, वो बाकी सारी बातें मतलब कह लें कि फॉर्मेलिटी है। ये काम की चीज़ें हैं जो कि पूछनी ज़रूरी हैं। तो ये काम की चीज़ों में सबसे पहली चीज़ क्या है? ये पहले 2 चीज़ें देख लें। देखिए, एक होती है जनरल पोस्ट कह लें या नॉर्मल पोस्ट कह लें, और एक होती है स्पेशल पोस्ट। स्पेशल पोस्ट या स्पेशल टॉपिक्स भी कह सकते हैं उसको आप। देखिए, ऐसी पोस्ट जो कि नॉर्मल टॉपिक्स पे होगी, मतलब हेल्थ है, फैशन है, बिजनेस है, टेक है, ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं। इन पे किसी को इतराज नहीं होता। जब इनके मुतालिक हम गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं, तो पैसे नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल प्राइस होती है। लेकिन जब स्पेशल टॉपिक्स आ जाते हैं, मतलब उसमें क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं, इंश्योरेंस, इसके अलावा गैम्बलिंग, कैसीनोज़, सीबीडी। सीबीडी क्या, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो इस तरह के जो कंटेंट्स होते हैं, इनके मुतालिक जब हम पोस्ट लगवाते हैं ना, तो क्लाइंट हमें क्या करता है, जो वेंडर होता है, हमें ज़्यादा चार्ज करता है। वो पहले कहता है जी नॉर्मल पोस्ट की प्राइस कम है, अगर आप सीबीडी से मुतालिक पोस्ट लगाएँगे तो प्राइस ज़्यादा है। सीबीडी क्या है? सीबीडी एक्चुअली आम अल्फाज में, जो कि टाइम ज़रा कम है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सीबीडी से मुराद है भंग। भंग समझते हैं ना? वो जो नशा आवर एक चीज़ होती है, जड़ी-बूटीज़ होती है, तो सीबीडी से मुराद भांग है। अब सीबीडी से मुतल्लिका जो पोस्टें हैं, ये इसका ताल्लुक हेल्थ के साथ ही है। मतलब ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है ना, तो ताल्लुक इसका मेडिसिन के साथ है, हेल्थ के साथ है, लेकिन मसला क्या है, चूँकि ये नशा आवर भी है, तो इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पोस्ट लगाने में थोड़ा-सा हेजिटेट करते हैं। वो कहते हैं अगर हमने पोस्ट लगानी है तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे। गैम्बलिंग पे, कैसीनो पे तो हमने काम करना ही नहीं ना, वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल गलत है, तो हमने उसको छोड़ दिया। बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह है, इसके अलावा जो सीबीडी है, इससे मुतल्लिक अगर हम काम करना चाहते हैं या पोस्ट को लगाना चाहते हैं, तो क्लाइंट आ गया है इन टॉपिक से मुतल्लिका, तो फिर हम उससे पहले बताएँगे क्लाइंट को कि यार इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, और कितनी होती है, ये पहले हमें पूछनी पड़ेगी वेंडर से। इसीलिए पहली ही मेल के अंदर आपने तमाम चीज़ें वेंडर से पूछ के फाइनलाइज़ कर लेनी है कि नॉर्मल पोस्ट की प्राइस क्या होगी, इसके अलावा सीबीडी पोस्ट की प्राइस क्या होगी, इसके अलावा लिंक इंसर्शन की प्राइस क्या होगी। अब ये क्या चीज़ है, देखिए एक होती है गेस्ट पोस्ट, क्लाइंट ने आपको पूरे का पूरा आर्टिकल लिख के दिया, उसमें लिंक भी लगा हुआ है, वो उसने क्लाइंट ने आपको दिया, आपने वेंडर को दिया, वेंडर ने पब्लिश किया, हम कहेंगे क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट पब्लिश होगी।
लेकिन दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि मैंने क्लाइंट को 10 साइटें सेंड की, लो जी इनमें से पसंद कर लो। क्लाइंट ने साइट पसंद की और मुझे कहा जी कि मुझे साइट साइट तो फलां पसंद आ गई है, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको आर्टिकल नहीं दूंगा। आप ऐसा करें कि आप ये जो साल पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था एक, ये चूंकि मुझे अच्छा लगा आर्टिकल, आप उसी आर्टिकल में जो साल पहले पब्लिश हुआ था उसी आर्टिकल में मेरे से लिंक डाल दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो हमें बता देगा कि फलां जगह पे फलां वर्ड के पीछे मेरा लिंक लगा दें। तो इसे हम कहते हैं लिंक इंसर्शन। यानी पूरे का पूरा आर्टिकल नया पब्लिश करना है तो वो गेस्ट पोस्ट है, और पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल के अंदर सिर्फ लिंक डालना है तो उसे क्या बोलेंगे, ये लिंक इंसर्शन है। और लिंक इंसर्शन का एक और नाम भी होता है, इसे निश एडिट भी कहते हैं, निश एडिट। ठीक है ना? लिंक इंसर्शन का दूसरा नाम क्या है, निश एडिट। ओके, अब यहाँ देखिएगा जी, हाउ मैनी, ये तो तीन बातें होगी। नंबर 4 क्वेश्चन, हाउ मैनी डू फॉलो बैकलिंक्स आर अलाउड इन वन गेस्ट पोस्ट। अब जिस तरह मेरे दो क्लाइंट्स हैं, एक होम इम्प्रूवमेंट का है, एक ये टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है, तो दोनों क्लाइंट्स की जो शराइत है वो ये है जी, दोनों कंडीशंस ये है कि मुझे वो साइटें चाहिए जो 2 लिंक्स अलाउ करें। अब कोई वेबसाइट आपको एक लिंक देती है डू फॉलो, कोई वेबसाइट कहती थी एक डू फॉलो एक नो फॉलो मिलेगा आपको, कुछ कहती है दोनों डू फॉलो मिल जाएंगे, कुछ कहती है 3 डू फॉलो ले लें, कुछ कहते हैं एक आर्टिकल में 4 डू फॉलो मिल जाएंगे आपको। हर साइट की अपनी अपनी क्या होती है, पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो लिहाजा हमने पहले पूछ लेना जी कितने हमें अलाउ करेंगे आप, ताकि हम उसे नोट कर लें। जब हम क्लाइंट में कहे जी मुझे बताओ कितने लिंक लगाओगे एक पोस्ट के अंदर, तो हमने नोट किया होगा तो बताएगा जी इस फलां वेबसाइट में इतने लिंक लगेंगे आपके, और फलां वेबसाइट में इतने लगेंगे। उसके बाद है जी कि विच टैग डू यू यूजुअली यूज, स्पॉन्सर टैग या गेस्ट पोस्ट। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम किसी वेंडर को आर्टिकल सेंड करते हैं ना, वो आर्टिकल पब्लिश करता है, और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं वेंडर्स कि आर्टिकल पब्लिश करके ना ऊपर लिख देते हैं, ऊपर टैग लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि ये चीज पैसे देके करवाई गई है। यानी उन्होंने जब स्पॉन्सर का टैग लगा दिया तो गूगल को उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हमने गेस्ट पोस्ट नहीं लगाई, ये हमने स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाई है, ये पैसे दे के पोस्ट लगाई है हमने। और जब पैसे दे के पोस्ट लगेगी तो गूगल क्या उस सिफारिश को वैल्यू काउंट करेगा? वहां से ट्रैफिक तो आती रहेगी, लेकिन उस सिफारिश की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। इसलिए क्लाइंट ये चाहता है कि मेरी पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड ना लिखा जाए, तो हमने पहले क्लैरिफाई कर लेना है वेंडर से कि क्या आप हमारी पोस्ट पे स्पॉन्सर टैग तो नहीं लगाएंगे। और 99% जो लोग गेस्ट पोस्ट लगाते हैं ना वो स्पॉन्सर टैग नहीं लगाते, लेकिन चंद एक लोग बीच में निकल आते हैं जो कहते हैं हम स्पॉन्सर टैग लगाएंगे। तो पहले से हमने क्लियर कर लेना है कि स्पॉन्सर टैग लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी रिसेंटली एक जो मेरा होम इम्प्रूवमेंट वाला क्लाइंट है उसका मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया है, उसे मैंने पहले कह दिया जी कि ये जो वेबसाइट है ना ये स्पॉन्सर टैग लगाती है। उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, तो चाहे स्पॉन्सर लगा रही है कोई इशू नहीं है, मुझे मेरा आर्टिकल लगवा दो आप। तो कुछ लोगों को इतराज नहीं होता, कुछ क्लाइंट्स को, कुछ कहते हैं नहीं जी स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गेस्ट पोस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जी, व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर गेस्ट पोस्ट। वर्ड लिमिट क्या है, कितने वर्ड्स का आर्टिकल आपको चाहिए? कोई वेबसाइट कहती है जी 1000 वर्ड्स होने चाहिए, कोई कहती है 700 होने चाहिए, कोई कहती है 500 भी चल जाएंगे, कोई कहते हैं 400 भी चल जाएंगे। तो हर वेबसाइट की वर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिफरेंट, हमने पहले पूछ लेनी है। व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड क्या होगा, पेमेंट किस तरह लेंगे आप हमसे? अब मोस्टली लोग कहेंगे पेपाल। अब पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसका हल क्या है, किस तरह हमने उसको करना है, ये बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। व्हाट विल बी द टैट, टैट क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम, यानी कितनी देर में हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमने पूछना है, क्योंकि क्लाइंट हमसे पूछता है कितना टाइम लोगे आप, तो वेंडर से हमने पूछा होगा तो हम आगे क्लाइंट को बताएंगे ना। वेंडर कहेंगे 24 आवर्स, हम क्लाइंट को कहेंगे 24 नहीं कहेंगे, उसे 48 आवर्स कहेंगे हम, या 36 आवर्स कहेंगे। जितना वेंडर ने हमें टाइम दिया ना, थोड़ा सा बढ़ा के बताएंगे क्लाइंट को आगे, ताकि हमें हमारी को उसमें खराबी ना हो। ऐसा ना हो कि क्लाइंट वो वेंडर थोड़ा सा लेट करे तो हम आगे से जी लेट हो जाए, हमारा जो रेपुटेशन है वो खराब हो उसमें। ये सारी बातें पूछने के बाद आपने बात को वाइंड अप करना है और आगे मेल आपने सेंड कर देनी है। अब ये जो टेम्पलेट है आपने एक बना के रख लेना है। अब सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपने यहाँ वेबसाइट का नाम चेंज किया करना है, और बाकी सारी बातें वही रहेंगी, उसको सेंड करना है। नाम चेंज करेंगे सेंड, नाम चेंज करेंगे सेंड। एक दफा पूरा टेम्पलेट बना लिया, वही चलाना है आपने। एक बंदे का जो टेम्पलेट है वो चाहे लाखों साइटों को वही सेंड करें, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कभी भी एक दूसरे के टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि हर बंदे का टेम्पलेट अपना हो, मतलब यही होंगे सारे, कॉन्सेप्ट सारा यही होगा, लेकिन अल्फाज
क्या होंगे, अपने अपने होंगे आपके, तरीका अपना अपना होगा, स्टाइल अपना अपना होगा। और कुछ जो सैंपल्स हैं, इस ईमेल के कुछ सैंपल आपकी शीट में दिए गए हुए हैं। जो शीट आपके साथ शेयर हुई है ना, उसमें ईमेल टेम्पलेट्स के नाम से एक फाइल है, उस पे ओपन कीजिएगा, वहां आपको कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे। तो वहां से देख के आप आइडियाज ले सकते हैं कि हमने मेल किस तरीके से करनी है। ठीक है जी। अब ये मेल आपने जो है वो कर दी। मेल करेंगे तो मेल करने से पहले आपने एक काम और कर लेना है। वो काम क्या है जी, कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है मेल ट्रैकर। ये देखिए, इसका आइकॉन नजर आ रहा है आपको, ग्रीन कलर का ये बना हुआ है जी, लेटर वाला एक बना हुआ है आइकॉन, और यहाँ दो टिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये ईमेल ट्रैकर जो है ये है, इसको आपने यहाँ पे सर्च करना है, क्रोम स्टोर के ऊपर जाके ही सर्च कर लेंगे। जिस तरह कल हमने सर्च किया था ना, जो एक्सटेंशन सर्च की थी, सेम वैसे ही आपने ये करनी है। ये देखें, ईमेल ट्रैकर फॉर जीमेल, इसका लिंक भी दिया गया है आपकी शीट के अंदर, क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। इसे आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब आप अपना ईमेल खोलेंगे ना, तो ये आपसे कहेगा कि क्या आपने कनेक्ट करना है ईमेल ट्रैकर को अपनी जीमेल के साथ। तो वो खुद ही पूछेगा आपसे, तो आपने कहना यस, कनेक्ट करना है हमने। वो कनेक्ट करेगा, परमिशंस मांगेगा आपसे, परमिशन देंगे इसको आप। उसके बाद फायदा क्या होगा, देखिए इस तरह मेलें जब आप करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता हमारी मेल आगे मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, अगले बंदे को डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है, अगला बंदा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। परेशान होते रहते हैं कि जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि हम ये जब इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारी ईमेल को व्हाट्सएप की तरह बना देता है कि जब आपका मैसेज सेंड हो गया तो 1 टिक का आ जाएगा, मैसेज डिलीवर हो गया तो 2 टिक का आ जाएंगे, मैसेज पढ़ा गया है तो क्या आ जाएगा, वो कलर उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा हुआ है, ये देखिए 2 टिक नजर आ रहे हैं आपको। ये मैंने तो इसका पेड अकाउंट बाय किया हुआ है, क्योंकि मैं इसको कुछ और मकसद के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपके लिए इसका जो फ्री अकाउंट है वो इनफ है। तो ये देखें, ये जो टिक्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेलें जो है, अब देखें यहाँ पे सिंगल टिक, एक एक ग्रीन हुआ है, एक नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, नो बॉडी हैज रीड योर लास्ट ईमेल येट, अभी तक मेल पढ़ी नहीं गई है आपकी। और यहाँ क्या कह रहा है जी, योर लास्ट ईमेल वाज रीड बाय विक्टर फ्रेंच 1 डे अगो, एक दिन पहले उसने मेल पढ़ी थी आपकी, अभी तक उसने जवाब भी दे दिया हमें। तो यहाँ पे इस तरह आपको कम से कम ट्रैकिंग आपकी होती रहेगी कि आपकी मेल डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही, अगला बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये सारी बातें आपको साथ साथ जो है ना पता चलती रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, कि अब आपने फर्ज करें घर जाके मेल्स कर दी, और मेल्स आपने करनी है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को आपने ईमेल्स नहीं करनी, ना वेंडर्स को ना क्लाइंट्स को, क्योंकि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो जाता है। वीकेंड होता है ना, छुट्टियां होती हैं, तो अक्सर रिस्पॉन्स नहीं आता फिर हमें। तो मंडे टू फ्राइडे आपने मेल्स करनी है। कल अब थर्सडे है, आप मेल्स करेंगे इंशाल्लाह, परसों भी मेल्स करेंगे। जब आप मेल्स करेंगे तो आपको जवाब भी आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अगर 100 मेलें करते हैं तो 100 के 100 जवाब आ जाए। कुछ लोग जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग 2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, कुछ हफ्ते बाद करते हैं। अभी मैं रिसेंटली बता रहा था कि एक वेंडर ने मुझे 4 माह बाद रिप्लाई किया, तो ऐसा भी होता है। अब करना आपने क्या है, आपने मेलें सेंड कर दी, अब जो जवाब आ गए हैं ना, उनके साथ बार्गेनिंग आपने स्टार्ट कर देनी। जो जवाब नहीं आ रहे, 3 दिन का वेट करना है, तो देखना किन का जवाब नहीं आया अभी तक। जिसका जवाब नहीं आया उसको आपने क्या करना है, उसको आपने फॉलो अप मेल करनी है, रिमाइंडर देना उसे, मैंने मेल की थी आपको, शायद बिजी थे नहीं पढ़ सके, तो मुझे कहनी रिप्लाई करें इसका। रिप्लाई अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया 3 दिन में फिर मेल कर दें। अगर फिर रिप्लाई नहीं आया तो फिर उसको छोड़ दें, उसको फिर आप अप्रोच करना छोड़ दें, फिर जब भी आएगा फिर देखी जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आपने मेल्स करनी है। अच्छा, आप जो मेल्स करेंगे ना, उससे आपको जो रिस्पॉन्सेज जब आएंगे, जब जवाब आपको आएंगे, तो वो क्या आ सकते हैं, कोई बंदा आपसे $100 मांगेगा एक गेस्ट पोस्ट के, कोई 200 मांगेगा, कोई 500 मांगेगा, कोई 1000 मांगेगा, डिफरेंट तरह के लोग होंगे। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन जो कि आपने मुझसे कभी नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा सवाल है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा होता है, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, और पास आके क्लास के बाद जो है ना, वो बार बार करते हैं, तो इससे मैं पहले बता रहा हूँ कि कुछ सवाल नहीं करना मुझसे आप। वो क्या क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल होता है, सर ये वेबसाइट है, इसका डीए इतना है, डीआर इतना है, ट्रैफिक इतनी है, बताएं कितने में डील करूं इसके साथ। तो किसी वेबसाइट के साथ डील कितने में होगी ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई साइटें आपको ऐसी मिलेंगी जो बड़ी टॉप क्लास होंगी, जिनका डीए डीआर ट्रैफिक बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उनकी प्राइस होगी $5, $10, या बस इतनी होगी। कई साइटें आपको बहुत घटिया लगेंगी, लो क्वालिटी, लेकिन प्राइस क्या होगी, $200, उससे नीचे नहीं आएंगे वो। मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ कोई रूल्स नहीं है कि इतना डीए होगा तो इतनी प्राइस होगी, यहाँ कोई रूल्स नहीं है।
यहाँ हर बंदे की अपनी जो है ना वो चुतराहट है कि जो बंदा जितने मर्ज़ी पैसे माँग ले, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? अब मैं अभी बता रहा था कि साइट है जिसका डीआर जो है 70 प्लस है, ट्रैफ़िक उसकी 2 लाख से ऊपर से थोड़ी कम हो गई है, तो वो पाकिस्तानी ₹300 में मिल जाती है हमें। और एक वेबसाइट है जिसकी ट्रैफ़िक शायद कोई 4-500 है और डीए-डीआर उसका मर-मर के कोई 20 के करीब पहुँचता है। लेकिन ये है कि उसकी जब प्राइस पूछते हैं तो $100 होती है। तो ऐसा होता है। इसमें कोई रूल्स नहीं है। अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम ये है कि आपने स्टैट्स को छोड़ देना है। डीए कितना है, डीए वो सिर्फ़ नोट कर लिया बस। बार्गेनिंग करते हुए आपने स्टैट्स को छोड़ देना है। आपने सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि मैंने इस साइट की जो प्राइस है मैंने कम से कम करवानी है मैंने। कम से कम प्राइस होनी चाहिए। वो कैसी होगी? देखिए अब होगा क्या? आपने मेलें की, आपको जवाब आया, वेंडर ने कहा जी $200 मेरी प्राइस है गेस्ट पोस्ट की। अच्छा आप क्या कहेंगे उसे? आप उसे कहेंगे मैं आपको $5 पे करूँगा इसके, ठीक है जी? अगर मैंने 200 कह दिया, आपने उसे 5 कह दिया, लेकिन 5 आपने डायरेक्ट नहीं कहना उसे। उसे कहेंगे ना मैं $5 पे कर सकता हूँ, तो 5 ले लो मुझसे और गेस्ट पोस्ट लगा दो। ऐसा कहेंगे तो वो गुस्सा करेगा आगे से, ठीक है ना? दिल में गाली निकालेगा लेकिन महसूस नहीं करवाएगा, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जवाब जब नहीं आएगा तो परेशानी होगी। तो अब आपने जब जवाब उसे ये बात कहनी है ना, अच्छे अंदाज़ से कहनी है। उसे कहना है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लाइंट्स का जो बजट है ना, वो $5 $10 के अराउंड है। तो अगर तो आप इ इसके अराउंड कोई मेरे साथ कोई डीलिंग कर सकते हैं, तो ठीक है, वरना शायद मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बात वही है लेकिन अंदाज़ क्या हो गया बात करने का डिफरेंट, थोड़ा प्रोफेशनल हो गया ना? अब इस तरीके से क्या होगा, वो तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा और आपको कह देगा यार 200 का था ना, आप कह देंगे चलो 100 कर लो, चलो 50 कर। लेकिन जब आप किसी बंदे के साथ बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं ना और लो प्राइस से स्टार्ट करते हैं, उसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस पहला केस तो ये होगा कि वो आपको जवाब ही नहीं देगा, गुस्सा कर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने 200 कहा है, ये आगे से 5 कह रहा है, इसे मुझे पठान समझा हुआ, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पठान दोस्त यहाँ पे नहीं है, मादर के साथ, है कोई यहाँ पे? मादर सर, सॉरी, ओके ये मज़ाक के लिए मैंने कहा है, गुस्सा नहीं करना आप। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे कोई पकड़ लें और अच्छा जी, बात अब यहाँ पे ये थी कि आपने 200 उसने 200 कहा, आपने 5 कहा, वो गुस्सा कर सकता है, रिप्लाई नहीं करेगा आपको। जब रिप्लाई नहीं करेगा ना, तो फिर आपने उसे कहना है यार कि आपका मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो इन्होंने हैंड रेज़ किया, कहीं आप भी तो पठान नहीं हैं? आपने सवाल करना है क्या पठान है? ये ज़रा मुझे क्लियर कर दें। ओके, तो आपने उससे ये कहना है जी कि $5 पे अगर आप नहीं एग्री, तो मुझे आप अपनी लोएस्ट ऑफर बता दें। मतलब डील को ज़ाया नहीं करना आपने। उसने 200 कहा, आपने 5 कहा, उसका जवाब नहीं आया, पहला केस। उसे कहें यार कि आप आपने आपने जो रिप्लाई नहीं किया, अगर आपको मेरी ऑफ़र पसंद नहीं है, तो आप हमें अपनी लोएस्ट ऑफ़र बता दें। हम अपने क्लाइंट को राज़ी करके देख लेंगे, अगर तो वो राज़ी हो गया, तो हम ऑर्डर लगवा लेंगे, वरना रहने देंगे। तो सारी बात हमेशा अपने क्लाइंट पे डालनी है, अपने ऊपर कोई बात नहीं लेके आनी। शो आपने ये करवाना है कि आप बड़े अमीर हैं, क्लाइंट आपका गरीब है, ठीक है ना? अच्छा मैंने पिछली क्लास के अंदर ना ये बात कह दी, बैच 34 के अंदर मैंने ये बात कह दी। एक लेडी थी उन्होंने उन्हें डायरेक्ट जो है ना वेंडर को कह दिया कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा क्लाइंट गरीब है। तो उसने आके कह दिया अपने क्लाइंट को भी कि अमीर हो जाए पहले। तो आपने क्लाइंट से कहना नहीं है, ये आप मतलब फ़ील करवाना उसको आपने कि आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसका बजट लो है। बहरहाल जी, तो उसे आप मैसेज करेंगे तो वो फिर आपको अपनी लोएस्ट ऑफर बताएगा। उसे आपकी जो पहली ऑफर थी ना $5 वाली, उसे कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि ये बंदे का बजट ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा पे नहीं करेगा। वो जब आपको बताएगा ना अपनी ऑफर बताएगा, फिर वो 100 बता देगा, 50 बता देगा, जितनी भी बताएगा आपने कहा ठीक है जी मैं कोशिश कर लेता हूँ, वरना फिर कोई मसला नहीं, फिर कभी सही। अच्छा पहला केस तो ये था, रिप्लाई नहीं आया तो आपने ये कर दिया। अगला केस, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कह दिया नॉट इंटरेस्टेड। उसने 200 कहा था ना, आपने 5 कहा, उसने कहा जी नॉट इंटरेस्टेड। उसने कहा जी प्राइसेस आर फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल, इस तरह के जवाब उसने दे दिए कि बार्गेनिंग मैं नहीं करूंगा आपके साथ, ये प्राइसेस फिक्स्ड हैं। ऐसी सूरत में फिर आपने ट्राई मार लेनी है वही क्या मेरे मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना वो उनका बजट लो है, तो अगर आप कोई कमी कर सकते हैं तो ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको मल्टीपल मैं ऑर्डर्स दूंगा आपको, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लगवाते रहते हैं मुझसे गैस पोस्ट, ठीक है ना? तो मल्टीपल ऑर्डर्स दूंगा कि अगर आप प्राइस कम करेंगे तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वो कर लेगा तो ठीक है, नहीं करेगा आपने सेम वही प्राइस शीट में चुप करके नोट कर लिया। अच्छा एक बात मैं बता दूँ आपको कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये समझते हैं कि अगर क्लाइंट ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बताई गई प्राइस पे वो एग्री नहीं हुआ तो हमारी डील नहीं हुई। ये नहीं समझना आपने। तो जब वेंडर ने आपको रिप्लाई कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपकी डील हो गई है।
उसने पहली मेल में 200 कह दिया है, तो इसका मतलब ये कि 200 तो वो मान गया है ना, 200 तो खुद माना हुआ वो। इनिशियल डील आपकी 200 में हो गई है। अब आगे जब बार्गेनिंग करेंगे आप, जितना रेट कम करवा लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, पहला केस क्या था? रिप्लाई नहीं आया। दूसरा केस क्या था कि रिप्लाई में उसने क्या दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या दिया, नॉट इंटरेस्टेड। दोनों सूरतों में आपने उसे जवाब सेम देना है यार कि मेरा बजट लो है क्लाइंट्स का, तो आप अपनी लोएस्ट ऑफर बता दें मुझे, मैं उस पे अपने क्लाइंट्स को एग्री करने की कोशिश कर लूँ। ठीक है ना? तीसरी ऑप्शन क्या है कि उसने 200 कहा था, आपने 5 कहा था, उसने कहा चलो 50 कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल मिल गया हमें कि वो बंदा बार्गेनिंग के मूड में है। ठीक है ना? अब हमने उसे कहना है जी नहीं ऐसा करो कि चलो 10 कर लो। ठीक है ना? फिर वो कहेगा नहीं आप ऐसा करो कि 40 कर लो, फिर उसे कहेंगे 15 कर लो। तो सीधा करते-करते क्या होगा, वो कोई आपके 15-20 के अंदर जो है ना डील डन आपकी हो जाएगी। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है देखिए, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको कितने अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और कितना प्रॉफ़िट होगा आपको, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी डीलिंग के ऊपर। जितनी अच्छी डीलिंग करेंगे आप, जितनी प्राइसेज़ कम करवा लेंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना, मैं एक वेबसाइट जो है मेरे पास है, मेरी डील हुई है $50 में। आपके पास है, आपकी डील हुई है $10 में और इत्तफ़ाक़न क्लाइंट ने दोनों को मैसेज कर दिया फाइवर के ऊपर। इन्होंने वो साइट बताई जी मैं 20 में दूँगा, मैंने कहा जी मैं 60 में दूँगा, तो क्लाइंट किससे ऑर्डर लगवाएगा? से लगवाएगा ना। लेकिन रिसेंटली केस ऐसा हुआ है कि मैंने क्लाइंट को कुछ साइटें सेंड की, उसने कहा जी इनकी प्राइसेज़ बताओ। मैंने प्राइसेज़ बताई, तो उसने कहा जी कि ये तो मुझे इतने-इतने में मिल रही हैं, आपकी प्राइसेज़ बहुत आई हैं। तो मैंने फिर उसको ऐसा घुमाया कि क्लाइंट कहता है ठीक है मैंने ऑर्डर आपसे लगवाना है, ठीक है ना? तो उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। तो सस्ते वाले से उसने काम नहीं करवाया, उसने महँगे वाले से काम करवा लिया। तो बाज़ वक़्त हम अपनी डीलिंग में ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि वो उसे फिर बताते हैं ना कि वो क्या एक कहावत है कि सस्ता रोए बार-बार महँगा रोए एक बार, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें उसे इंग्लिश में बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना? तो फिर वो क्या होता है क्लाइंट हमें ऑर्डर दे देता है। तो मैंने थोड़ा-सा डिस्काउंट दिया उसको और साथ मैंने लेकिन रेट मेरे फिर भी ज़्यादा थे। दूसरे बंदे से रेट मेरे फिर भी लेकिन ऑर्डर मुझे मिला। तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो हम टैकल करते हैं क्लाइंट्स को, वहाँ हमें समझ आ जाती है। बहरहाल जी, ये बार्गेनिंग जब आपने करनी है, उसके बाद आपने प्राइसेज़ नोट करनी है अपनी शीट के अंदर और प्राइसेज़ को आपने यहाँ नोट कर लेना है। कॉन्टेक्स्ट भी है, प्राइसेज़ भी हैं, लेकिन आपने जो शीट क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है, उसमें कभी भी आपने साइटों के कॉन्टैक्ट नहीं डालने, उसको डिलीट कर देना। 2 शीटें बनाते हैं आप। एक शीट जो आपके अपने लिए है, उसमें उसमें वेबसाइट भी है, डीए भी है, डीआर भी है, ट्रैफ़िक भी है, प्राइस भी है, असल प्राइस और उसमें ईमेल भी है। जो क्लाइंट को शेयर करनी है, उसमें से ईमेल वाला कॉलम निकाल देना आपने। क्योंकि अगर तो आपने वही शीट शेयर कर दी उसके साथ, तो ये तो फिर आपका सदका जारिया हो गया ना। आपने उसके साथ शीट शेयर की, वो डायरेक्ट राब्ता करेगा ऑर्डर लगवा के, साइट पे हो जाएगा, आपको दुआएँ देगा वो, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत-ए-हाल है कि आपने क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट्स शेयर नहीं करने, वो खुद निकाल के खुद अप्रोच कर ले, वो एक अलग इश्यू है। अभी ये भी क्वेश्चन हो रहा था कि जब हम क्लाइंट को शीट शेयर करें, क्लाइंट उससे खुद राब्ता कर ले, हमें बीच में से निकाल दे, तो फिर क्या होगा? तो ये याद रखिएगा कि असल जो क्लाइंट्स हैं, जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि वो आपसे ऑर्डर क्यों लगवा रहे हैं? उनके पास टाइम नहीं है। जब आप डीलिंग करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। आप एक वेबसाइट के साथ डील करने में बाज़ वक़्त आपको 2 हफ्ते लग जाएँगे। ठीक है ना? ऐसा भी होता है बाज़ का, 2-2 हफ्ते लग जाते हैं एक वेबसाइट के साथ डील करने में। इससे क्या होता है, क्लाइंट इतना वेट नहीं करता। क्लाइंट अगर खुद मेलें करेगा, पहले उनकी मेलें निकालेगा, फिर मेलें करेगा, फिर बार्गेनिंग करेगा, फिर डील फाइनलाइज़ होंगी, फिर ऑर्डर लगवाएगा। उससे बेहतर नहीं कि वो हमें पैसे दे और डायरेक्ट ऑर्डर लगवा ले। तो जो जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं, वो नॉर्मली ये करते हैं। फेसबुक पे कई आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन ऐसे मिलेंगे, जो आपसे आपकी शीट माँगेंगे क्लाइंट बन के। जैसे ही आप उनको शीट शेयर करेंगे, वो आगे से आपको ब्लॉक कर देंगे और आपकी शीट लेके खुद आउटरीच कर लेंगे। ऐसे लोग होते हैं, करते हैं ऐसे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने शीट शेयर कर देनी है। जो खुद आउटरीच कर रहा है, करने दें उसे, कोई मसला नहीं है। उसका जो रिस्क है, उसकी किस्मत में उसको मिल जाना है, हमारा हमें मिल जाना है। तो ये चीज़ छोड़ दें कि वो खुद आउटरीच कर लेगा, या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हमने अपना काम 100% ओके करना है, बाकी जो जो करता है उसे करने दें। बहरहाल जी, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने अब करनी है। जो टास्क आपका है वो यही है कि जो साइटें आपने निकाली थी, उनको आपने अब मेल्स करनी है, उनसे राब्ते करके बार्गेनिंग करनी है और बार्गेनिंग करके आपने डील्स रन करके यहाँ पुट करनी है। और बार्गेनिंग के दौरान मैंने आपसे पहले भी कहा कि किस व्यवसाय के साथ डील कितने में होनी चाहिए, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपने पूरी कोशिश करनी है कि डील कम से कम पैसों में हो। जहाँ आपको लगे लो जी अब बस हो गई है, अब अगला बंदा गुस्सा कर देगा या निकल के थप्पड़ लगा देगा मुझे। तो जब ऐसी सूरत आपको फ़ील होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने वहाँ डील क्लोज़ करके प्राइस अपने पास नोट कर लें।
ठीक है जी। लेकिन कोशिश क्या होनी चाहिए, कम से कम पैसों में डील हो, चाहे मैट्रिक्स हाई है चाहे मैट्रिक्स लो है, डील आपकी कम से कम पैसों में होनी चाहिए। ठीक है जी। नहीं जी, ये जो कुछ बातें हमने कर ली हैं, मेरा ख्याल है ये जो चंद एक लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, इनकी ज़रा बात हम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चैट की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, तैयब वसीम साहब हैं और मोहम्मद हसनैन साहब हैं। जी हसनैन साहब ज़रा आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन, इनका तो माइक ही ऑफ हो गया है। कहाँ ऑप्शन थी इसकी? आपकी ऑप्शन नहीं आ रही जी। जी तैयब वसीम साहब जो है, जरा काइंडली खामोशी इख्तियार कीजिएगा क्योंकि आवाज़ जरा थोड़ी यहाँ से कम आ रही है आजकल प्रोजेक्टर में से। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तैयब सर साहब। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी मिसाल के तौर पर डील डन हो जाती है वेंडर साइट के साथ, ठीक हो गया। अब हम हमें ऑर्डर आता है क्लाइंट का कोई 2 महीने बाद, तो हम ठीक। रीअप्रोच किस तरह करेंगे वेंडर को, यानी कि हम उसको ये कितना याद दिलाएंगे कि हमारी $10 में डील डन हुई थी पहले, दो जी। महीने पहले। जी तो ठीक उसके होगा। बारे में ज़रा गाइड कर दें। मैं गाइड कर दी। क्वेश्चन बस यही है आपका? ओके, उन्होंने माइक ऑफ कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है जी कि हमारी डील आज हो गई है वेंडर के साथ, लेकिन क्लाइंट हमें मिला 2 महीने बाद। तो क्या करेंगे? देखिए, हमने जब भी किसी वेंडर के साथ डील क्लोज़ करनी है ना, उससे हमने ये करना है जी कि हाँ, ठीक है, हमारी इतने में डील हो गई है। अब जैसे ही हमारा आर्टिकल रेडी होगा, हम आपको सेंड कर देंगे। उससे हमने ये किया कि हमने बात खत्म कर देनी है। ठीक है जी। आर्टिकल रेडी होता है महीने बाद, 2 महीने बाद में, जब क्लाइंट मिलेगा तभी रेडी होगा ना। तो तब हमने उससे फिर राब्ता करना है। राब्ता कैसे करना है? आपने अपनी ईमेल के अंदर आना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च इन ईमेल। अब मैं एक सर्च करता हूँ न्यूज़ वायर। मैंने भी रिसेंट इसके ऊपर कुछ आर्टिकल लगाए हैं, शायद मैं वो भी लगवाना चाह रहा हूँ। न्यूज़ वायर स्पोर्ट, ये एक वेबसाइट है जी, और ये एक ईमेल है। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ये ईमेल एड्रेसेस मौजूद है, ये देखें यहाँ डबल टिक हुआ हुआ है। मैं इसको ओपन करूँगा, ये मेरी सारी चैट खुल जाएगी इसके साथ। जो ये चैट मेरी इसके साथ हुई थी ना, वो सारी की सारी मेरे पास ओपन हो जाएगी। सारा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। ये मैंने इसे आर्टिकल सेंड किया था, उसने पब्लिश करके ये मुझे लाइव लिंक सेंड किया था इसका। ये सारा कुछ जो है ना, मैंने ये मौजूद है। तब आपने उसे याद करवाना है कि भाई इतने में डील हुई थी, आपने उसकी वो चैट खोलनी है, वेबसाइट का नाम लिख के सर्च करेंगे, ठीक हो गया? उसकी वो चैट खुल जाएगी, उस चैट खोल के उसी चैट में उसको मैसेज करना है आपने, लो जी हमारी ये मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो, हमारी डील इतने में हुई थी और मुझे इतने डॉलर की इनवॉइस सेंड कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जो आप चैट कर रहे होते हैं वो चैट आपकी सेव रहती है, वो चैट डिलीट नहीं होती है आपकी। तो उसी चैट को आप रिप्लाई करेंगे उसी का, उसे खुद ही याद आ जाएगा यार इस बंदे के सामने इतने में डील हुई थी। ओके। अच्छा जी, एक सवाल तो हो गया। अब जी मलीहा है जी, मिस मलीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था, जब हमने उनको ईमेल करनी है वेंडर्स वालों को, तो हमने वैसे ही अपने सिग्नेचर भी अंदर डालने हैं जैसे उन्होंने पहले हमें सिखाया दूसरे सर ने, और वो जो क्वेश्चंस भी सारे नीचे लिख के करने हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि उनको ईमेल हमने किस तरह करनी है। जी सिग्नेचर लगाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। और जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाए दिखाए हैं ना कि नॉर्मल पोस्ट की प्राइस क्या होगी, सीबीडी पोस्ट की प्राइस क्या होगी, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं वेंडर से, ताकि वो आपको इनके जवाब दे। उससे आप लिस्ट में अपने पास नोट कर लें कि इतने डू फॉलो लिंक अलाउड है, स्पॉन्सर टैग लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल पोस्ट की प्राइस क्या है, लिंक सेशन की प्राइस क्या है, ये सारी बातें आपने उनसे पूछ के नोट करनी है। तो मैं सिग्नेचर हम ये सेम क्वेश्चंस लिख सकते हैं जैसे जी आपने जी यहाँ पे लिखे हुए थे? ठीक अपनी है। वर्डिंग में लिख लें, अल्फाज चेंज कर लें बस। तो सवालात यही लिख लें, इसके अंदर कोई इशू नहीं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी। जी इसके बाद हमारे पास हैं ज़ैनब उस्मान साहिबा हैं। उसके बाद ये जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, इनके क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम वैसे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन चूंकि लास्ट क्लास है आज की, तो आगे के 4 दिन का गैप है, तो मेरे ख्याल क्वेश्चन ज़रा 2-3 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ज़रा और कर लेते हैं। ज़ैनब उस्मान साहिबा हैं, तो आप ज़रा अपने माइक ऑन कीजिएगा। जी दोबारा से ज़रा ऑन कीजिएगा। सर आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि वेंडर अगर महीने बाद भी हमें रिप्लाई करता है, हम उसके साथ रेट फिक्स कर लेते हैं डील
डन कर लेते हैं। ठीक जब है। हमें फाइवर पर फर्ज करें मिलेगा, हम उससे 5 दिन का टाइम ले लेते हैं, ठीक है। हम वेंडर को करेंगे मेल दोबारा से आर्टिकल लगवाने के लिए, और उस टाइम अगर वेंडर हमें रिप्लाई ना करे, महीना फिर इंतजार करवाए, तो हमारी तो प्रोफाइल नहीं खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी। एक वेबसाइट है हाउ टू पीसी के नाम से, हाउ टू पीसी के नाम से एक वेबसाइट है। और जब मेरी डील उसके साथ हो गई और क्लाइंट ने वो साइट सेलेक्ट कर ली, मैंने उसे आर्टिकल सेंड किया भी रिसेंटली, बाद पिछले महीने के बाद है, तो 2 महीने हो गए उसने मुझे अब तक रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा कभी कभार हो जाता है क्योंकि उन वेंडर्स को इतनी मेलेज आ रही होती है, बाज का वो नहीं देख पाते। तो ऐसी सूरत हाल के तो फिर हमें थोड़ा सा प्लान बी इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लान बी क्या है? अगर तो आपका मतलब कि पहला पहला ऑर्डर है उस क्लाइंट का, तो फिर तो थोड़ा मनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट कहते हैं ये तो ये पहला ऑर्डर ही पूरा नहीं कर सका। अगर पुराना क्लाइंट हो, पहले काम कर चुका हो आपके साथ, फिर तो वो समझ जाता है कि यार ठीक है, इसने मेरा पहला काम अच्छा किया था, ये वाकई को मसला होगा इसके साथ। तो मेरे साथ यही था कि चूंकि पहले क्लाइंट को ऑर्डर लगवा चुका था, तो इस केस में वो समझ गया कि इस बंदे को वाकई को मसला है, आगे से वेंडर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं साइड चेंज कर लेता हूँ। उसे फिर हम ऑप्शन देते हैं क्लाइंट को कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा, तो आप कोई और साइड चूज कर लें। अब क्लाइंट ने कोई और साइड चूज कर ली, तो अगर तो क्लाइंट और साइड चूज कर लेते हैं फिर तो ठीक है। अगर वो कह लें कि रिजिड हो गया है कि नहीं मैंने कोई और साइड नहीं चूज करनी, मैंने इसी पे लगवाना है, वरना ऑर्डर कैंसिल कर देना है मैंने, तो फिर ये तरीका होता है कि अगर वो ऑर्डर कैंसिल करने की तरफ ही जा रहा है, तो फिर उसे हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं। म्यूचुअली कैंसिल क्या होता है? हम रेजोल्यूशन सेंटर में जाते हैं और वहां जाके रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं इस ऑर्डर को म्यूचुअली कैंसिल करवाना चाहता हूँ। जब फाइवर पे म्यूचुअली कैंसलेशन की तरफ जाते हैं ना, उससे फिर आपकी जो रेटिंग है वो खराब नहीं होती। मतलब एग्री एग्री करके आपस में क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं आप कि आप ऑर्डर खुद कैंसिल ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, फिर आपने कैंसिल करना है। इस तरीके से कैंसिलेशन के बाद आपकी जो रेटिंग है, जो प्रोफाइल है, उस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ऑर्डर कैंसिल हो भी जाता है और आपकी प्रोफाइल भी बैड इम्पैक्ट से बच जाती है। तो यहाँ से एक सवाल किसी का अगर है तो काइंडली मुझसे पूछिएगा। चैट जीपीटी थी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चैट में भी क्वेश्चन है, हमारी गेस्ट पोस्ट वेंडर की वेबसाइट पे कितने टाइम के लिए? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है। जो गेस्ट पोस्ट होती है लाइफ टाइम होती है, मोस्टली ये लाइफ टाइम होती है। 99% केसेस में ये हमेशा लगी रहती है, डिलीट नहीं होती। लेकिन कुछ वेबसाइटें होती हैं जो कि कहती हैं जी कि हम इतनी देर बाद आपकी पोस्ट डिलीट कर देंगे, तो हमने उसको नोट कर लेना है ताकि क्लाइंट को हम बताएं कि आपकी पोस्ट इतने टाइम के लिए होगी। जी जनाब। जी जी जी, फेसबुक के बारे में जितने भी सवाल है ना, वो हमारा नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा। ये सस्ती साइटें फेसबुक से मिलती हैं हमें, ऑथर अकाउंट्स क्या होते हैं, हमने हमें वहाँ सेलिंग कैसे करनी है, लिस्टें जो मिलती हैं उनका क्या करना है हमने, ये सारी बातें जो है ना हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा फेसबुक का होगा, सारी बातें उसमें कवर कर लेंगे। टॉपिक ही फेसबुक होगा ना, तो सारी बातें उसमें कवर कर लेंगे। आप पहले पूछ लें, उसके बाद आपसे। जी जी। देखें, एहरफ्स का और जो सेमरश है, ये दोनों की जो ट्रैफिक के रिजल्ट्स हैं डिफरेंट होते हैं। जिस तरह डीए और डीआर दोनों पावर को शो करते हैं ना, लेकिन वैल्यू में फर्क हो सकता है। इसी तरह दोनों की ट्रैफिक में भी फर्क हो सकता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट किस टूल को फॉलो कर रहा है, वो एहरफ्स को फॉलो करता है या सेमरश को फॉलो करता है। एहरफ्स जो होता है वो नॉर्मली कम ट्रैफिक शो करता है, सेमरश नॉर्मली ज्यादा ट्रैफिक शो करता है। तो हम अगर क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो हम सेमरश की ट्रैफिक डाल देते हैं उसके अंदर, वो अक्सर ज़्यादा होती है। तो दोनों चलती हैं, लेकिन आजकल चूंकि एयरफ्स के अंदर मसाइल आ रहे हैं कुछ, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो सेमरश की ट्रैफिक को उसके अंदर नोट करके वो पुट कर रहे हैं। और एक सवाल आपने भी क्या पूछा था उससे पहले? हाँ, मोज के जो जो डीए है वो कहीं से भी फाइंड कर लें, चाहे आप बल्क डीए चेकर जो मैंने कल लिख के सर्च किया था, प्री पोस्ट एसईओ से, वेबसाइट एसईओ चेकर है, रोबिन गुप्ता है, जहां से मर्जी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके। डोमेन और सब डोमेन थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसको। 5-7 दिन लग जाएंगे इसके ऊपर एक्सप्लेन करने में। इनके बाद आपको क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन था एक। जी जी। स्पेसिफिक कंट्री की मेल्स क्या मतलब?
हाँ, यूके की टीएलडीज का मैंने जिक्र आपके साथ किया था अभी। टीएलडीज जो टीएलडीज हैं, तो उसके लिहाज से सर्च कर सकते हैं। फिलहाल आप करें, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी लंबी टेक्निक हो जाएगी, मैं बता दूंगा फिर आपको कि वो कंट्री वाइज डोमेन हम कैसे सर्च कर सकते हैं। जी, आपका सवाल है जी। जी जी जी, क्वेश्चन इनका ये है जी कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूआरएल है वो कैसे वेरीफाई होगा। वो वेरीफाई नहीं होता। उसमें नॉर्मली ये होता है कि 99% केसेस के अंदर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है ना, वो ठीक होता है, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं हमें मेल करें। तो जो ईमेल्स होती है उनको वेरीफाई करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद जुनैद साहब हैं, आपने हैंड रेस करना है। हैंड रेस करें, मैं आपको वॉइस पे मौका दे देता हूँ। आपने सबसे पहले टूल परचेज किए हुए हैं वो बता दें, और हम कैसे परचेज कर सकते हैं। ये ग्रुप बाय के अंदर होते हैं। ग्रुप में हम आपको नासिर खान साहब का नंबर शेयर करवा देंगे। नासिर खान साहब जो है वो टूल सेल करते हैं, तो वहां से सेमरश आपको मिल जाएगा। वहां से आप 200 साइटों की ट्रैफिक इकट्ठी चेक कर सकते हैं। सेमरश मिल जाएगा, लेकिन एहरफ्स के कुछ मसाइल चल रहे हैं, वो बाय करके फिर भी परेशान हो सकते हैं। आप उसको बाय ना कीजिएगा, तो बाकी टूल्स आप वहां से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने अच्छा लोगे जी, बॉपर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में बताएंगे आपको। बार्गेनिंग की कुछ टिप्स बता दें कि लो प्राइस में डील हो जाए। देखिए, बार्गेनिंग में पहले बार्गेनिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी, लेकिन जब से ये जीपीयू कोर्स हमने स्टार्ट किया है ना, तो इतने ज्यादा लोग वेंडर्स को मेल करते हैं, और अक्सर सेम वेंडर्स को मेले जा रही होती है। मतलब आप फर्ज करें इस बैच के अंदर 150 लोग हैं, तो कोई एक साइड तो ऐसे निकल आएगी ना, एक दो साइड जहां पे 150 के 150 लोग उनको उसको मेल कर रहे होंगे, वो कॉमन आ जाएगी साइट वो वाली। और जब 150 लोग उसको मेल करते हैं ना, तो वो किसी को रिप्लाई करती है, किसी को नहीं करती। और नंबर 2, उसे लगता है जैसे मेरी मेरी तो वैल्यू बड़ी बढ़ गई है, 150 लोग ने मुझे 2 दिन में अप्रोच कर लिया, तो उसका जो प्राइस पहले कम होती थी, अब वो प्राइस अपनी बढ़ा देती है। फिर बार्गेनिंग भी नहीं करते हो। तो बार्गेनिंग के मसाइल अब आजकल आ रहे हैं, लेकिन अब 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेस पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप उससे कहें, वेंडर से कहें कि हम आपको क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट हमारा बड़ी अच्छी क्वालिटी का होगा, और जो आपकी 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 वेबसाइट की वैल्यू में इंप्रूवमेंट लेके आएगा, उसको खराब नहीं करेंगे। नंबर 2, आप उसे ये कहें कि हम आपको बल्क में ऑर्डर्स देंगे, मतलब हम आपको मल्टीपल गेस्ट पोस्ट से प्रोवाइड करते रहेंगे, महीने में मल्टीपल ऑर्डर देंगे। इससे आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो करेगा, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जब ये बल्क में ऑर्डर देने की जब बात करेंगे, या क्वालिटी कंटेंट देने की बात करते हैं, फिर थोड़ा-सा बार्गेनिंग हो जाती है और प्राइस लो कर लेते हैं। जी, जुनैद, मैं ज़रा ये जुनैद साहब हैं, उनका ज़रा देख लूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद जुनैद, आपने हैंड रेज़ नहीं किया। मोहम्मद जुनैद, मुझे सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। जी। जी, जुनैद साहब, ज़रा मुझे बताएँ क्या क्वेश्चन है आपका? माइक ज़रा अपना ऑन कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर माज़रत के साथ शायद मेरा क्वेश्चन इतना स्पेशल ना हो, लेकिन फिर भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, राइट फॉर अस, फैशन कर लें, स्पोर्ट्स कर लें, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन सर वहाँ पर 14 पेज, 10 पेज, जितने भी पेज शो होते हैं, लेकिन उससे सबसे ऊपर आपने हमें बताया था कि ये इसके मुतल्लिक 3000 या 1 लाख या इतनी वेबसाइट्स हैं। लेकिन सर जो वेबसाइट वहाँ शो हो रही होती हैं पेजेस पर, वो तो जस्ट 150 200 होती हैं, लेकिन और मजीद जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे हम यानी सर्च कर सकते हैं? फिर हम उनको आउटरीच करना है तो फिर हम कैसे, यानी एक कीवर्ड के ऊपर एक फैशन है, फैशन के ऊपर मुझे जस्ट 300 वेबसाइट अगर मुझे दरकार है, तो फिर वो मैं कैसे तलाश करूंगा? जी, मैंने क्वेश्चन आपका समझ लिया है। क्वेश्चन का ये है जी कि जब हम सर्च करते हैं ना, तो लिखा आ रहा होता है ना 3 करोड़ रिजल्ट्स, लेकिन जब देखते हैं तो साइटें कोई 300 होती हैं सिर्फ, उससे आगे जाता ही नहीं है वो। तो ऐसा होता है क्योंकि गूगल जो है ना 3 करोड़ रिजल्ट्स आपको बताता है कि इतने रिजल्ट्स हैं, लेकिन शो आपको सिर्फ टॉप करवाता है, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 तक करवाता है आपको। जी, तो उसमें होता तरीका ये होता है कि आप उन्हीं 200-300 में से अपने सर मतलब की वो साइटें जो निकाल लें। मैं ज़रा बात मेरी सुन लें पहले। उन्हीं उसी में से निकाल लें। और नंबर 2, अगर आप देखिए फैशन है, फर्ज़ करें, आप फैशन की ही और साइटें चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? पहले किया आपने राइट फॉर अस फैशन, अब कर लेंगे राइट फॉर अस फैशन एंड ब्यूटी। अब वो नई साइटें आएँगी, कई नई साइटें आपके पास आ जाएँगी। अब करेंगे फैशन एंड लाइफ़स्टाइल, ठीक है ना? अब कर लेंगे मेकअप, अब कर लेंगे ज्वेलरी। तो इससे क्या होगा, जब ये कीवर्ड आप चेंज करेंगे ना,
तो सारी साइडें फैशन से मुतल्लिका ही आएंगी, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। इस तरह कीवर्ड्स बदल के मजीद और भी साइडें जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, एक जस्ट एक और क्वेश्चन है कि अब मैंने जो ईमेल या जीमेल बनाई जी जी, ईमेल बनाई है आपने, उसके बाद जो है ना आपकी जेम्स आवाज कट रही है। जुनेद जेम्स साहब के आपकी नाम से आवाज कट मैंने रही है। जीमेल बनाई है। ये- आई थिंक आपके इंटरनेट का कोई मसला लग रहा है मुझे। ओके, मेरा ख्याल है कि लेक्चर को हम वाइंड अप करें, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है। और अब इसमें ये है कि ये जो पहले 3 लेक्चर होते हैं ना, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपके होंगे इंशाल्लाह, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9 बजे लेक्चर को वाइंड अप कर दिया करें। ठीक है जी? पहले 3 लेक्चर में तुम्हें बातें ज़्यादा करने वाली होती हैं, बेस होती है, इसी टाइम ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट वीक में आपका मंडे को लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो मंडे को हम कोशिश पूरी करेंगे, पूरे 9 बजे लेक्चर को ऑफ कर देंगे। और आर्टिकल जब क्लाइंट आएगा तो फिर आर्टिकल मिलेगा ना आपको, उसके अलावा नहीं मिलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके जी, बाकी इंशाल्लाह मंडे को बातचीत होगी। थैंक यू सो मच जी सबका, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।